होस्ट और रिजर्वायर कौन है? होस्ट कौन होता है? विच इज ससेप्टेबल टू डिजीज। अ पर्सन विच इज ससेप्टेबल टू डिजीज इज नोन एज होस्ट। यानी जिस पर्सन को बीमारी होती है वो क्या कहलाता है? होस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? होस्ट कहलाता है। इसके अलावा रिजर्वायर कौन है? रिजर्वायर इज द पर्सन या पेशेंट विच harbor the parasite, harbor the microbes, but not clinically ill। पर वो बीमार नहीं होता, बट नॉट क्लिनिकली इल्स। वो क्या कहलाते हैं? रिजर्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रिजर्वर। यानी वो पर्सन जो जिसके अंदर पॉजिटिव एजेंट प्रेजेंट है, उस पॉजिटिव एजेंट को फलने फूलने के लिए जगह देता है, वो उसको पालता पोसता है, उसके नंबर बढ़ाता है माइक्रोब्स के, बट उसके अंदर डिजीज नहीं होती, ना उस डिजीज के साइन सिम्टम होते हैं। यानी एक तरह से वायरस को पालने वाला या पॉजिटिव एजेंट को पालने वाला कौन है? रिजर्वायर है बेटा। तो ये कह रहा है कि ओनली होस्ट, यानी जो बीमारी के प्रति ससेप्टेबल, किसको बीमारी हो सकती है, एंड रिजर्वायर कौन है? गुड इवनिंग डियर आयत। तो रिजर्वायर कौन है? तो दोनों अगर बात करें तो कौन है? एनिमल्स में होता है ये, बर्ड्स में, ह्यूमन से, या ऑल ऑफ अबोव। तो ध्यान रखना, मीजल्स जो है, जिसको अपन अभी इसके बारे में जानेंगे बेटा, जिसको अपन रूबियोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूबियोला। मीजल्स जो है, जिसको अपन शॉर्ट में रूबियोला बोलते हैं। रूबेला नहीं बोला मैंने, रूबियोला बोला बेटा। क्लियर है? ये जो है ओनली ह्यूमंस के अंदर देखने को मिलती है। किस में देखने को मिलती है? ह्यूमंस के अंदर। बाकी बर्ड्स या एनिमल में ये डिजीज नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। इसीलिए ओनली किस में होती है? ह्यूमंस में होती है। इसीलिए ओनली रिजर्वायर या होस्ट कौन है आपका? किसका? मीजल्स का। तो दैट इज ह्यूमन। इंसानों में होती है, जानवरों में नहीं होती है। यस दिनेश मैकवंशी, चलेगा बच्चों। सीएचओ का बेटा अलग कोर्स है आपको। वैसे अगर आप रेगुलर बेस पढ़ रहे हैं तो आपको सीएचओ का बेस लेने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट आप रेगुलर बेस से पढ़ सकते हैं, फिर सीएचओ की ऑटोमेटिक तैयारी हो जाएगी, क्योंकि उसी का ही हैवी वर्जन है रेगुलर बेच। यस ओके। 7401 वैकेंसी है। सॉरी बेटा, ओके, मुझे वो एएनएम वाली याद हो गई। चलिएगा, तो बड़ी संख्या में वैकेंसी आपके साथ, तो यानी 7400 तो यूपीसीएचओ की वैकेंसी है एग्जाम बेस पे, और 5000 करीब है। ओ भाई 12000 के करीब वैकेंसी, और अभी नोट सेट और आने वाला है। वापस ईएसआईसी, डीएसएसबी, आरआरबी की भी वैकेंसी आएगी। तो बल्ले बल्ले है, नर्सिंग वालों की मेहनत करें कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला नहीं, अपने को किसी का मुंह काला नहीं करना है। अरे बात, ना किसी की बुरी नजर, ना किसी का मुंह काला, वही होगा जो चाहेगा ऊपर वाला। तो ईश्वर पे विश्वास रखे, मेहनत करें, अपने को किसी का बुरा नहीं सोचना है, मेहनत करनी है, अपने सपनों को सच करना है, अपने पेरेंट्स के सपनों को सच करना है। यस ओके, चले नेक्स्ट देखिएगा। तो ह्यूमंस ओनली क्या होते हैं? रिजर्व। अब थोड़ा अपन प्रकाश डालते हैं। मैं आपको आधे घंटे तक थोड़ी पढ़ाता हूं किसकी? मीजल्स की। फिर अपन आगे बढ़ेंगे इसके बारे में स्लोली कदमों से। अपन जो बात करेंगे, अपन सबसे पहले बात करते हैं मीजल्स के बारे में बेटा। मीजल्स, इसी को अपन रूबियोला बोलते हैं। रूबियोला क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे रेड रस होते हैं। रूबियो का मतलब होता है रेड, तो रूबियोला बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसी को अपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देता है, फर्स्ट डिजीज बोलते हैं। फर्स्ट डिजीज बोलते हैं इसी को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या इसी को बोलते हैं 10 डे फीवर। 10 डे फीवर बोलते हैं बच्चों। या इसी को बोलते हैं गॉड क्रसेस डिजीज, भगवान के प्रकोप की बीमारी, गॉड क्रसेस डिजीज। या इसी को बोलते हैं मोरबिली, या इसी को बोलते हैं हार्ड मीजल। बहुत सारे नाम है इसके। आप इसको मीजल बोल सकते हो, इसी को रूबियोला बोल सकते हो, इसी को फर्स्ट डिजीज बोल सकते हो, इसी को 10 डे फीवर बोल सकते हो, इसी को आपको गॉड क्रसेस डिजीज। गॉड क्रसेस का मतलब भगवान का कहर, भगवान का कहर बरपा है, यानी भगवान की आप पे मेहरबानी नहीं हुई, आप पे भगवान ने कहर बरपाया, इसकी वजह से बीमारी हो रही है। या मोरबिली, इसी को बोलते हैं बच्चों। इसी को अपन रेड मीजल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड मीजल्स भी बोलते हैं, या 10 डेज फीवर बोलते हैं। और इसी को फर्स्ट डिजीज बोलते हैं। कौन सी डिजीज? फर्स्ट डिजीज। जैसे सेकंड डिजीज कौन है? स्कारलेट फीवर। थर्ड डिजीज कौन है? आपका जर्मन मीजल्स। इज इट क्लियर और नॉट? वैसे ये क्या है? फर्स्ट डिजीज है कौन? आपकी मीजल्स। अब इसके बारे में अपन जानते हैं बेटा, मीजल जो है दैट इज अ रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज। कैसे डिजीज है ये? रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज। अपन इसकी पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर मैं आपको इसके धमाधम कोड क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा एज यूजुअल, जैसा मैं कराता हूं। मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। यस, तो रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज है। और इस डिजीज के बारे में सबसे पहले राजे नामक साइंटिस्ट था, उसने बताया था कि ये जो डिजीज होती है वो एक वायरल बोर्न डिजीज है और रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज है। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका पॉजिटिव एजेंट की अगर बात करें तो दैट इज द रूबियोला वायरस। कौन सा वायरस? नाम याद रखना, रूबियोला वायरस है बेटा, जो कि एक आरएनए पैरामिक्सो वायरस है। कैसा वायरस है? आरएनए पैरामिक्सो वायरस। आरएनए के अंदर बहुत सारी फैमिली होती है, तो अगर
आपसे अगर कोई पूछ ले कि इसका वायरस कौन है, तो या तो रूबेला वायरस या मीजल्स वायरस बोल सकते हैं आप इसको। और ये आरएनए में किस जीनस से बिलोंग करता है, तो आरएनए पैरामिक्सो। आरएनए की बहुत सारी फैमिली होती है, देखिएगा आरएनए की कौन कौन सी फैमिली होती है। राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं आरएनए। आरएनए की जो आपकी वेरी इंपोर्टेंट, जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए। तो जो आरएनए उसकी बहुत सारी फैमिली होती है, जैसे मिक्सोवायरस, कौन सा वायरस, मिक्सोवायरस। आ रही बात समझ, पैरामिक्सोवायरस, पैरामिक्सोवायरस, कौन सा वायरस, पैरामिक्सोवायरस। मायोमिक्सोवायरस, टोगा वायरस। आगे आएंगे सारे के सारे वायरस, वेरिएबल वायरस बहुत सारी होता है, मिक्सोवायरस, पैरामिक्सोवायरस, मायोमिक्सोवायरस, अरे बास में, और टाइमिक्सोवायरस, टोगा वायरस, बहुत सारी फैमिली होती है। तो ये जो आरएनए वायरस उसकी किस फैमिली से होता है, आपका पैरामिक्सो वायरस से। तो ये रूबेला वायरस का पॉजिटिव एजेंट है, बिलोंग टू आरएनए पैरामिक्सो वायरस। इज इट क्लियर नोट। तो ये आरएनए पैरामिक्सो वायरस है कौन, आपका मीजल्स का पॉजिटिव एजेंट बच्चों, वेरी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी बॉडी में रूट ऑफ एंट्री कैसे होती है। तो ये बच्चों आपकी बॉडी में घुसता है रेस्पिरेटरी रूट से, नेजोफेरिंग्स के थ्रू, नजल रूट से ये बॉडी में एंटर करता है बच्चों, आरिवास में। और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, यानी ये बीमारी कैसे फैलती है एक आदमी से दूसरी बारी में, तो जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन दैट इज द एयरबोन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा है, एयरबोन। यानी ये जो डिजीज है एयरबोन होती है बच्चों। एयरबोन का मतलब हवा से फैलती है, वेरी इंपोर्टेंट। या ये फैल सकती है ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई का मतलब थ्रू स्नीजिंग एंड कफिंग, थ्रू स्नीजिंग एंड कफिंग। पर मोस्टली ये बीमारी कैसी होती है, एयरबोन, हवा से फैलती है। वायरस हवा में सर्वाइव करता है आरिवास में थोड़ी देर के लिए, और अगर आप जैसे आप एक्सेल करेंगे उस पर्सन के सामने बोलेंगे अगर इन्फेक्टेड पर्सन, तो दूसरे को क्या हो जाएगा, ये इन्फेक्ट कर सकता है। इसे क्लियर और नोट। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयरबोन है, एंड ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई होता है थ्रू नोज एंड आपका स्नीजिंग एंड कफिंग भी फैल सकता है ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, छींकने खांसने से, या एयरबोन फैल सकता है। क्लियर है, वेरी इंपोर्टेंट। सीजन की अगर बात करें तो किस सीजन में ज्यादा होती है, तो मोस्टली ये देखने को मिलती है बेटा, वेरी इंपोर्टेंट, विंटर सीजन में। कौन सी सीजन में, विंटर सीजन का मतलब जनवरी से अप्रैल के महीने में, जब सर्दी होती है तो वायरस अच्छे से सर्वाइव करता है, वायरल बोर्न डिजीज है, अच्छे से सर्वाइव करता है और आपको डिजीज हो सकती है। यस हिमांशु, क्लियर है बच्चों। तो सीजन जो है मोस्टली कौन से में, विंटर सीजन में, जनवरी टू अप्रैल यहां पे आपको देखने को मिलेगा बेटा। कौन सी एज को आपको बेटा वेरी इंपॉर्टेंट ज्यादा माइंड करती है, तो 9 मंथ से लेके 3 ईयर तक के जो चिल्ड्रन है वो मोस्टली अफेक्ट रहता है बेटा। मोस्टली अफेक्टेड जो 90% केस है वो 9 मंथ के बच्चे, यानी इन्फेंट से लेके 3 ईयर के चिल्ड्रन तक मोस्टली कॉमन होती है। यस कपिल, यस। तो 9 मंथ से लेके, अब आप कहोगे कि 9 मंथ तक डिजीज क्यों नहीं हो रही है, तो इसका कारण है कि मदर मिल्क प्रोवाइड इम्यूनिटी टिल 9 मंथ। 9 मंथ तक कौन, मां का जो दूध है उसके अंदर अच्छी एंटीबॉडी होती है जो मीजल्स वायरस से लड़ने की क्षमता देती है। मां का दूध अमृत समान पड़ता है, नहीं पता, मदर मिल्क इज आरिवास में। तो मदर जो मिल्क है वो क्या है, इम्यूनिटी देता है कितने मंथ तक, 9 महीने तक। इसलिए ये डिजीज वो 9 मंथ से लेकर 3 ईयर तक की एज तक होती है। इज इट क्लियर और नॉट, समझ में आ रहा है आप लोगों को, एकदम क्लियर क्रिस्टल। चले आगे। तो एज जो है मोस्टली बेटा वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इसका बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेबल पीरियड। कम्युनिकेबल पीरियड का मतलब 1 पर्सन से अनदर पर्सन में। यस, नो डियर संजय, दिस इज 10 डे फीवर। ओके, चलिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेबल पीरियड। कम्युनिकेबल पीरियड मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, स्प्रेड इन 1 पर्सन टू अनदर, स्प्रेड फ्रॉम पेशेंट टू अनदर पर्सन या हेल्थी पर्सन या पेशेंट किसी और में फैलने का जो समय कम्युनिकेबल पीरियड वो कितना होता है बच्चा, और उसी दौरान अपन आइसोलेट रखेंगे इसको, बताइए। यस, देखिए क्या इसका बेटा कम्युनिकेबल पीरियड होता है 4 to 5 days बिफोर एंड 4 to 5 days आफ्टर वेरी इंपॉर्टेंट रस अपीयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम्युनिकेबल जो पीरियड इसका 4 से 5 दिन पहले और 4 से 5 दिन बाद में रस अपीयर होने के दौरान ये डिजीज होती है कौन, आपकी
वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपकी कौन सी, मीजल्स, यानी आपकी बॉडी में। और ये जो फेज होती है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द इरप्टिव फेज। मोस्टली कौन सी फेज बोलते हैं इसको, भी अपन फेज पढ़ेंगे, प्री इरप्टिव, इरप्टिव और पोस्ट इरप्टिव फेज। तो मोस्टली इरप्टिव फेज के दौरान हाईली कम्युनिकेबल होती है डिजीज। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, और अगर आप में इसमें भी कोई डीप पूछ रहे कि बिफोर या आफ्टर, तो बिफोर को ज्यादा प्रायोरिटी देना। रसस अपेयर होने के कितने दिन पहले, रसस अपेयर होने के 4 से 5 दिन पहले और 4 से 5 दिन बाद तक, यानी लगभग 8-10 दिन का जो ये समय है ये हाईली कम्युनिकेबल है। तो इस दौरान मरीज को क्या रखना, आइसोलेट। और इस ये एम्स में क्वेश्चन आ चुका, बिफोर को प्रायोरिटी दोगे कि आफ्टर को, तो प्रायोरिटी दोगे बिफोर को। जैसे आज आपका वायरस बॉडी में गया, इंक्यूबेशन पीरियड होगा, साइन सिम्टम आएंगे। साइन सिम्टम, सबसे पहला साइन सिम्टम फीवर आता है, फिर इसके 3-4 दिन बाद में रसेस होते हैं। तो रसेस अपेयर होने के 4-5 दिन पहले और 4-5 दिन बाद में ये आपकी हाईली कम्युनिकेबल होती है। तो मोस्टली मरीज को आपको आइसोलेट रखना पहले ही, रसेस अपेयर होने से पहले, यानी फीवर के दौरान है उससे पहले ही। तो यहाँ पे 4-5 दिन पहले और 4-5 दिन बाद तक लगभग, तो कुल मिला के यहाँ पे मरीज को जो अपन आइसोलेट रखेंगे, आइसोलेशन, आइसोलेशन जो अपन बात करते हैं, अब आइसोलेशन इज द सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन। अब आइसोलेशन किस में आ गया, सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन में। ये थोड़ा ध्यान रखना, नया क्वेश्चन अपडेट आया आर्यवास में। अब चाहे किसी भी तरह का आइसोलेशन हो, आपका सेकंड लेवल प्रिवेंशन में आएगा। तो जो आइसोलेशन जो अपन करेंगे यहाँ पे मरीज का, वेरी इंपॉर्टेंट, वो करेंगे बेटा 7 to 14 डेज, 7 to 14 डेज, क्योंकि इस दौरान हाईली कम्युनिकेबल है। तो जो पर्सन अगर मीजल से ग्रसित है तो उसको अपन आइसोलेट करेंगे ताकि हेल्थी पॉपुलेशन को इन्फेक्ट ना कर सके। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये हो गया इसका आइसोलेशन, आपका सेकंड लेवल प्रिवेंशन हो गया 7 to 14 डेज। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है बच्चों डिजीज का, और इंक्यूबेशन पीरियड अपन ने जानते ही है कि माइक्रोब्स की बॉडी में एंट्री से लेके, माइक्रोब्स की किसकी, जो पॉजिटिव एजेंट है, माइक्रोब्स एंट्री से लेके आपका जो साइन सिम्टम अपेयर होने का जो टाइम इंटरवल है, इसी टाइम इंटरवल को क्या बोलते हैं अपन, इसी टाइम इंटरवल को अपन क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, आपका इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। और इस डिजीज का जो एवरेज इंक्यूबेशन होता है 10 to 14 डेज होता है, 10 से 14 दिन तक ये आपको बेटा इंक्यूबेशन पीरियड। यानी आज अगर वायरस 1 तारीख को एंटर कर रहा है तो 10 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में बॉडी में साइन सिम्टम आ सकते हैं। गुड इवनिंग डियर, इज इट क्लियर और नॉट? यस। तो जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो 10 से 14 दिन तक है। यस संजय, बहुत बढ़िया बेटा, इज इट क्लियर और नॉट? और आइसोलेशन 7 से 14 दिन तक रखना है। आर्यवासी बच्चों, ये डिजीज लाइफ में एक ही बार होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस मीजल्स प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। अगर एक बार मीजल्स हो गया तो ऑलमोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर इंसान को लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिलेगी। अब थोड़े बहुत रिलैप्स केस देखे जा रहे हैं जिसमें अपन कीप अप कैचअप एंड फॉलो अप स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं। यस 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 बच्चों, ऐसा क्लियर हो? तो दिस मीजल्स प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बच्चों, गण में पॉइंट। नेक्स्ट देखिएगा, तो ये तो कुछ जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में जाना कि ये रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज है। इज इट क्लियर नॉट? ये एयरबोर्न फैलती है मोस्टली, या ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई भी जा सकती है। विंटर सीजन में कॉमन होती है, बच्चों में ज्यादा होती है 9 महीने से लेकर 3 साल तक। 9 महीने तक माँ की जो मिल्क है वो क्या प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए 9 महीने तक नहीं होती है, 9 महीने से लेकर 3 साल तक होती है। हालांकि अडल्ट को भी हो सकती है पर बहुत रेयर होती है, बहुत रेयर हो सकती है, इस बात को ध्यान रखना। यस नेक्स्ट, इसके अलावा इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 10 से 14 दिन है। कम्युनिकेबल पीरियड वेर, यस। दूसरे अगर अपन बात करें बेटा, दूसरे नंबर पे अगर अपन यहां बात करें, यहां पे जो कम्युनिकेबिलिटी है वो 4 से 5 दिन पहले और 4 से 5 दिन बाद में आपका रसेस अपेयर होने के बाद। तो यू मान के चलिए कि रसेस मान लो 10वें दिन पे अपेयर हो रहे हैं, तो 4-5 दिन, 4-5 तारीख को वहां से लेकर 15 तारीख के बीच में जो 8-10 दिन का जो समय है वो जो लगभग वो पूरा बहुत हाईली कम्युनिकेबल, उस दौरान मरीज को आइसोलेट रखना कितना, 7 से 14 दिन तक आइसोलेट रखना। और आइसोलेशन किस लेवल का प्रिवेंशन है, सेकंड लेवल का। यस यस बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा, तो दिस मीजल्स, और ये ऑलमोस्ट बेटा लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी क्या करती है, प्रोवाइड करती है। कौन? आपकी मीजल्स। क्लियर बच्चों? यस। नेक्स्ट देखिएगा, यहां तक कोई डाउट हो तो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो जनरल इंट्रोडक्शन हुआ किसके बारे में, आपका मीजल्स के बारे में बच्चों। क्लियर है? अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम की बात करते हैं बच्चों। किसकी बात करेंगे अपन? साइन एंड सिम्टम की। क्या क्या साइन सिम्टम आते हैं डिजीज में, वेरी इंपॉर्टेंट। साइन सिम्टम है बेटा 3 फेज में आते हैं। कितनी फेज में? 3 फेज में साइन सिम्टम आते हैं। देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट वन इज प्री इरप्टिव फेज। प्री इरप्टिव फेज, या इसी को अपन बोलते हैं प्रोडर्मल फेज। कौन सी फेज? प्रोडर्मल फेज। यहां पे बहुत तीव्रता होती है बीमारी की, वायरस जो है आपकी बॉडी में एंटर करता है और वायरस आपकी बॉडी में इंफेक्शन करता है, इंफेक्शन की वजह से बॉडी में टॉक्सिन्स बनते हैं
और अगर आपसे कोई पूछे कि अर्ली सिम्टम क्या आएगा मीजल्स का, दैट इज द फीवर। अर्ली जो सिम्टम आएगा दैट इज द फीवर। क्लियर है? वायरल डिजीज है तो बॉडी में इन्फेक्शन होगा, रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज है। ये जो डिजीज है आपके वेरी इंपोर्टेंट, ये जो वायरस है आपके थ्रोट्स के अंदर, माउथ में, नोज में पाया जाता है, और ये आपका नीचे किसी की जाए आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो तो उसकी वजह से लंग्स को, एलुलाई को, आपकी स्किन को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट कर सकता है। और ये जैसे ही बॉडी के अंदर एंटर करेगा ये टॉक्सिन्स बनाएगा, इस टॉक्सिन्स की वजह से क्या होगा, हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होगा और आपको क्या आएगा, फीवर। क्या आएगा? यस, यस बच्चों, तो क्या आएगा? यस बच्चों, तो फीवर आपको देखने को मिलेगा अर्ली फेज। यस, फिर इरप्टिव फेज यानी इरप्शन होने से पहले। बिल्कुल एग्री विद यू बेटा, इरप्शन का मतलब आपकी बॉडी में रसेस आ रहे हैं उससे पहले के फेज है ये। क्लियर है? और ये 10 से 14 दिन यानी 3-4 दिन तक रहती है फेज। 10वें दिन से शुरू होती है और 14 दिन तक रहती है रसेस अपीयर होने के दम तक, तो 3-4 दिन तक रहती है। और इसका अर्ली सिम्टम आता है फीवर, और फीवर हमेशा बेटा ग्रेटर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड और ग्रेटर देन 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा रहेगी। बुखार जो हमेशा 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा देखने को मिलती है, तो बहुत तीव्र बुखार आता है आपके यहाँ पे। किसमें? प्रीएम्प्टिव फेज में। फीवर की वजह से मरीज को टेकिकार्डिया रहेगा, मलाइज रहेगा, फटिक, वीकनेस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है, और इसकी वजह से नोजिया और वोमिटिंग भी आपको देखने को मिल सकता है अपने मरीज को। वेरी इंपॉर्टेंट, टेकिकार्डिया, मलाइज, नोजिया, वोमिटिंग आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट 3C सिम्टम आएंगे बच्चों। कौन से सिम्टम? 3C साइन सिम्टम अपने को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। किस केस में? अगर मीजल्स हो रहा तो। और ये 3C जो साइन है दैट इज द कफ, यानी मरीज को रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज है तो कफ होगा। कोराइजा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कोराइजा इज द, व्हाट इज द कोराइजा? इन्फ्लामेशन ऑफ रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन। इन्फ्लामेशन ऑफ रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ही अंदर की लाइन है, उस लाइन का क्या होगा? इन्फ्लामेशन, उससे भी कफ आएगा, म्यूकस एक्सेसिव प्रोडक्शन होगा, आपके कफ देखने को मिलेंगे। एंड साथ में मरीज को क्या होगा? कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस आप जानते हो, इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टिवा, दैट इज द रेड आई। वेरी इंपॉर्टेंट, बट रेड आई किसकी वजह से होती है? बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस की वजह से, तो अपन इसको रेड आई नहीं बोल सकते, कंजक्टिवाइटिस होगा, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा होगा। जो आपकी पाल्पेबरल और बल्बार कंजक्टिवा है, जो स्क्लेरा और आपका आईलिड को कवर करती है, उनका इन्फ्लामेशन होगा, तो कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, कोराइजा और कफ आपको देखने को मिल सकता है। दीज आर द 3C सिम्टम सीन इन द केस ऑफ मीजल्स। किस केस में? वेरी इंपॉर्टेंट, एक 3C सिम्टम और किस में देखने को मिलता है? 3C सिम्टम और किस में देखने को मिलता है? तो अलग से लिख लो आप। अगर आपने नाम सुना होगा ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, TEF, बीमारी का नाम क्या है? ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। इसमें भी आपको बेटा 3C सिम्टम देखने को मिलते हैं, और ये 3C सिम्टम है दैट इज द कफिंग, चोकिंग एंड साइनोसिस। कि ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला होगा, ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में एब्नॉर्मल कनेक्शन होगी, तो जो ट्रेकिया के अंदर जो तुमने खाना खाया वो कहां चला जाएगा? सॉरी, इसोफेगस में जो खाना खाया या जो वहां म्यूकस बना वो कहां चला जाएगा? यस, यस, वो कहां चला जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ट्रेकिया में, और ट्रेकिया में जाने की वजह से कफिंग होगा, आपका रेस्पिरेटरी एयरवे चोकिंग होगा और उससे साइनोसिस होगा। दैट इज द TEF में भी 3C सिम्टम देखने को मिलता है। तो मीजल्स के अंदर 3C सिम्टम देखने को मिलेंगे, कफ, कोराइजा और कंजक्टिवाइटिस आपको बेटा। क्लियर? इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे आपको एक स्पेशल सिम्टम देखने को मिलेगा, दैट इज द कोप्लिक स्पॉट। कौन से स्पॉट? कोप्लिक स्पॉट, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से स्पॉट देखने को मिलेंगे? कोप्लिक स्पॉट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कोप्लिक जो स्पॉट है दैट इज द पैथोग्नोमेनिक साइन ऑफ द पैथोग्नोमेनिक साइन ऑफ द मीजल्स। देखिएगा, पैथोग्नोमेनिक साइन ऑफ मीजल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसको अपन बोल सकते हैं क्लासिकल साइन सिम्टम, जो केवल और केवल किस में देखने को मिलता है? मीजल्स में और डिजीज में नहीं देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द कोप्लिक स्पॉट। तो कोप्लिक स्पॉट, ये 50 बार क्वेश्चन आ चुका बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। यस बच्चों, संजय जाखड़, बिल्कुल बेटा। सेकेंडरी अटैक रेट पर्टूसिस की सबसे ज्यादा होती है, जिसको अपन रूबियोला बोलते हैं, 90%। मीजल्स की बेटा 80% नहीं, 30% और बहुत रेयर होगी वैक्सीनेशन के बाद। यस, तो कोप्लिक जो स्पॉट है वो कोप्लिक स्पॉट बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका पैथोग्नोमिक साइन है। पैथोग्नोमिक मतलब इसी बीमारी में देखने को मिलता है, कहीं और नहीं देखने को मिलता। दिस इज द कोप्लिक स्पॉट। कोप्लिक स्पॉट क्या होता है बच्चों? यस, कोप्लिक जो स्पॉट होते हैं वो क्या होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, तो क्या कहेंगे? व्हाइट और ब्लूस, वेरी इंपॉर्टेंट,
लीजन्स या आपका स्कार जिसको अपन बोल सकते हैं विद रेड बेस, जिनका बेस क्या होगा, लाल। क्लियर है। ऑन वेरी इंपोर्टेंट अपर बकल म्यूकोसा, कहां देखने को मिलेगा, ऑन अपर बकल म्यूकोसा, नियर नियर फर्स्ट एंड सेकेंड मोलार टीथ। मोलार टीथ जिनको अपन डाढ़े बोलते हैं, 4 तरह के टीथ होते हैं आपका, वेरी इंपोर्टेंट, आप वेरी इंपोर्टेंट कौन कौन से, आपका इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलार और मोलार। मोलार जिनको अपन डाढ़ बोलते हैं, जो चबाने के काम आती है। तो मोलार जो टीथ है अपर, वहां पे सेकंड और थर्ड आपका जो सॉरी फर्स्ट और सेकंड जो मोलार टीथ है यहाँ आपके अपर बुकल म्यूकोसा में, वहां पे व्हाइट या ब्लू कलर के आपके रसेस देखने को मिलेंगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। यानी उनका बेस तो कैसा होगा, रेड, अरे कैसा, रेड, और उनका जो ऊपर का वो ब्लू या व्हाइट हो सकता है आपका ऊपर वाला, यानी जैसे फुंसियां होती है ना आपके मुंह में, उस तरह के स्पॉट देखने को मिलेंगे। क्लियर है। और इसीलिए इनको इन बोल क्या बोलते हैं, कोप्लिक स्पॉट। और ये रिमेन फॉर 3 days, और कितने दिन रहते हैं, केवल और केवल कितने, 3 दिन तक, देन डिसअपियर, उसके बाद में ये क्या हो जाते हैं, डिसअपियर। इसीलिए कोप्लिक स्पॉट की वजह से ही इस मीजल्स का दूसरा नाम क्या है, तो मीजल्स का जो दूसरा नाम है दैट इज वेरी इंपोर्टेंट, 3rd day डिजीज। 3 दिन तक ये रसेस रहते हैं मुंह में, उसके बाद डिसअपियर हो जाते हैं, इसलिए इसको 3rd day डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 3rd day डिजीज। तो क्लियर हो गया। व्हाइट ब्लूइश लीजन्स या आपके रसेस होंगे, उनका बेस कैसा होगा, रेड, और कहां होंगे, अपर बकल म्यूकोसा में, यहाँ आपका फर्स्ट और सेकंड जो मोलार टीथ है, मोस्टली सेकंड मोलार टीथ के पास में। और कितने दिन तक रहेंगे, 3 दिन तक, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक डिसअपियर हो जाएंगे। इन्हें क्या बोलते हैं, कोप्लिक स्पॉट, जो किसमें देखने को मिलते हैं, आपके मीजल्स में। किसमें, मीजल्स में। वेरी 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 एंड वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है। बाकी फीवर, फटीग, वीकनेस, कफ, कोराइजा, कंजक्टिवाइटिस जैसे सिम्टम आ ही रहे। क्लियर है। एंड दिस इज द पैथोजेनिक साइन ऑफ द मीजल्स। इज इट क्लियर और नॉट। आगे बढ़ जाए बच्चों, यहां तक को डाउट हो तो कमेंट करें। चलिएगा नेक्स्ट, दूसरी फेज आती है बेटा, इरप्टिव फेज। कौन सी फेज, इरप्टिव फेज। ये जो इरप्टिव फेज आती है वो बेटा वेरी इंपोर्टेंट, 14वें से लेकर 18वें दिन तक रहती है। 3-4 दिन तक ये चलती है, 14वें दिन से लेकर 18वें दिन तक। जैसे मीजल्स हुआ, इंक्यूबेशन पीरियड आपका 10वें दिन से शुरू हुआ, तो 4 दिन तक इरप्टिव फेज रहेगी, फिर 4-5 दिन तक कौन सी, इरप्टिव फेज रहेगी। क्लियर है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, आरी भाषा में इरप्टिव फेज, यहां पे क्या होगा बेटा, वेरी इंपोर्टेंट, रसेस स्टार्ट टू अपीयर। यहां पे रसेस आपके बनना शुरू हो जाएंगे बच्चों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, रसेस बनना शुरू हो जाएंगे। रसेस जो होंगे वो कैसे होंगे, मैक्युलोपेपुलर रसेस। रसेस की क्या खासियत है, ये जो रसेस होंगे वो मैक्युलोपेपुलर टाइप के होंगे। मैक्युलोपेपुलर का मतलब वेरी इंपोर्टेंट, मैक्यूल्स और पेपुल्स दोनों आपको देखने को मिलेंगे। क्या होते हैं मैक्यूल्स, देखिएगा 5 तरह के आपकी बॉडी में रसेस हो सकते हैं, देखिएगा कौन कौन से, मैक्यूल्स, पेपुल्स, वेसिकल, पोस्चुल एंड स्केप। क्या अंतर है देखिएगा। मैक्यूल्स क्या होते हैं, जैसे आप खाना बना रहे हो और खाना बनाने समय आपका एकदम हाथ तवे पे जल गया, तो हाथ जब जलता तो हल्का हल्का लाल फील होगा, रेडनेस फील होगी, जिसमें थोड़ी थोड़ी बीच में व्हाइट व्हाइट पपड़ी भी हो सकती है, दैट इज द मैक्यूल। फिर उसके बाद में मैक्यूल में सम अमाउंट ऑफ वाटर, कुछ पानी भर जाए, वाटर ब्लिस्टर, कुछ अमाउंट का पानी भर जाए, ऐसे ब्लिस्टर क्या कहलाते हैं, पेपुल्स। अगर इसमें फुल पानी भर जाए, फुल वाटर बुल्ले बन जाए आपको, दैट इज द वेसिकल। फिर उसके बाद वेरी इंपोर्टेंट, वो जो वाटर है वो रिमूव हो जाए, उस छालों में से वो पानी खत्म हो जाए और केवल वो जो चमड़ी है वो रह जाए, दैट इज द पोस्चुल। और स्केप जो स्कार मार्क है बेटा, ब्लैक ब्लैक कलर का स्कार मार्क चमड़ी हटने के बाद। इसको समझिएगा क्या है, जैसे आप खाना बना रहे तवे पे आपका हाथ जल गया, जैसे हाथ जला तो हाथ जलते ही देखा होगा लाल लाल पड़ जाती है स्किन, दैट इज द मैक्यूल। फिर उसके थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट बाद में देखा होगा हल्का सा पानी भर जाता है उसमें, दैट इज द पेप्यूल्स। फिर 3-4 घंटे बाद वो पूरा फफोला बन जाता बड़ा सा आपका, दैट इज द वेसिकल, बड़ा ज्यादा मात्रा में पानी भर जाना, फूल जाना। फिर उसके बाद में वो पानी निकल जाए और चमड़ी चमड़ी बढ़ जाए, वो क्या कहलाता है, पोस्चुल, स्किन बच जाएगी। और अगर वो स्किन हट जाए तो आपका ब्लैक ब्लैक मार्क हो जाएगा, दैट इज द स्केप। तो यहाँ पे मोस्टली कौन से होते हैं, मैक्युलोपेपुलर, यानी कुछ रेड होते हैं और वो कुछ रेड होते हैं जिसमें हल्का फुल्का पानी भरा रहता है, इस तरह के रसेस देखने को मिलेंगे, मैक्युलोपेपुलर रसेस कहलाते हैं। क्लियर बच्चों। यहाँ पे जो फर्स्ट रस अपेयर होगा, अपियर बिहाइंड ईयर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। मीजल्स में ध्यान रखना, सबसे पहला रस का अपेयर होगा बिहाइंड द ईयर, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सीधा फॉर्मूला, मेरी रफ सिटी, मेरी
रफ सिटी। एम फॉर मीजल्स में सबसे पहले रसस का होता है बिहाइंड द ईयर, बिहाइंड ईयर। मेरी, एम ई, मेरी रफ सिटी, सदर मेरी बात, मेरी रफ सिटी। आर फिर वेरी इंपोर्टेंट, आपका किसमें, रूबेला में, जिसको अपन जर्मन मीजल बोलते हैं, वहां सबसे पहले रसस अपेयर होगा फेस पे। और चिकन पॉक्स में कहां होता है, तो चिकन पॉक्स में सबसे पहले होगा आपको ट्रंक पे। कहां पे होगा, ट्रंक में, फिर पूरी बॉडी पे फैलेगा। तो ध्यान रखना, मीजल्स की बात करें तो फर्स्ट रसेस कहां पे होगा, बिहाइंड द ईयर। क्लियर है। मरीज को फीवर रहेगा आपको, इसकी वजह से फटीग और वीकनेस रहेगी, कफ वगैरह कंटिन्यू रहेंगे, ऐसे सिम्टम आएंगे। और पहला जो रसेस अपेयर होगा वो कहां, बिहाइंड द ईयर, कान के पीछे रसेस अपेयर होता है मीजल्स में सबसे पहले। ये थोड़ा ध्यान रखना। यस, चले आगे बेटा, रेट्रोएरिकुलर, चले आगे। यस, रेट्रोएरिकुलर बिहाइंड द ईयर, बिल्कुल बेटा, रेट्रोएरिकुलर बोल सकते हैं इसको। सबसे पहले रसेस यहीं पे अपर होगा आपका। ऐसे क्लियर और नोट। फिर आती है आपकी पोस्ट इरप्टिव फेज। कौन सी फेज, और बाकी कोई विशेष सिम्टम है नहीं यहां पे। फिर आती है आपकी कौन सी, पोस्ट इरप्टिव फेज, यानी इरप्शन के बाद की फेज। तीसरी फेज आती है पोस्ट इरप्टिव फेज, यानी आपके रसेस ठीक हो गए हैं, उसके बाद की बात है, रसेस डिसअपेयर हो गए, छालों के निशान हो जाएंगे बेटा। वेरी इंपोर्टेंट, पोस्ट इरप्टिव फेज। क्लियर है। यहां पे वेरी वेरी इंपोर्टेंट, फीवर रहेगा, वो थोड़ा माइल्ड रहेगा। चले आगे बेटा, फटीग रहेगी सीवियर मरीज को, और मेलाइज देखने को मिलेगा, थकान रहेगी। अरे बस मरीज एनीमिक हो जाएगा, क्योंकि हिमोलाइसिस होगा आरबीसी की वजह से। सर एनीमिया भी कहीं ना कहीं फटीग और वीकनेस करेगा। मरीज का सीवियर वेट क्या होगा बेटा, लॉस, वेट क्या होगा, लॉस। इस तरह से तीन फेज में इसमें साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। यस, चले आगे। अपना श्रीमाली, अर्पणा, अर्पण बेटा अभी तो कोई डेट नहीं है, पर मार्च के बाद ही होंगे, तो अपने पास खूब समय है, अभी तो 3-3.5 महीने है, आराम से पढ़ो। क्लियर है बच्चों। तो आपका पोस्ट इरप्टिव फेज में फीवर, फटिक, मलाइज, एनीमिया और वेट लॉस आपको देखने को मिलेगा। ये मेन सिम्टम देखने को मिलता है किस केस में, मीजल में। 3 फेज में प्रीएप्टिव, जिसमें प्रीएप्टिव में अर्ली सिम्टम फीवर है, फिर 3C सिम्टम में कफ, कोराइजा और कंजक्टिविटिस देखने को मिलेगा। क्लासिकल जो पैथोजेनिक सिम्टम है दैट इज कोप्लिक स्पॉट, जिसमें क्या होगा, व्हाइट या ब्लू कलर के आपके टिप होंगे, जिसका रेड बेस होगा, ऐसे छाले होंगे मुंह में, फर्स्ट और सेकंड मोलार टीथ के बाद, जो 3 दिन में डिसअपीयर हो जाते हैं, इसलिए थर्ड मीजल बोलते हैं। फिर इरप्टिव फेज के अंदर आपको क्या होंगे, छाले बनेंगे मैकुलोपेपुलर टाइप के, और जस्ट बिहाइंड द ईयर मोस्टली देखने को मिलता है फर्स्ट आपका। पोस्ट में क्या होगा, छाले सबसाइड होंगे आपके, हरी बास में फीवर होगा, फटीग होगा, मलाइज होगा, एनीमिया होगा, वेट लॉस आपको देखने को मिलेगा। यस, चले बच्चों, तो ये कुछ आपको, यस बिल्कुल, डायरिया होगा, इससे भी वेट लॉस होगा मरीज को, साथ में फटिक, वीकनेस, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, ऐसे सिम्टम आएंगे, इसकी वजह से भी क्या होगा, वेट लॉस देखने को मिलेगा। क्लियर बच्चों। तो ये 3 फेज में आपके साइन एंड सिम्टम आते हैं बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अपन कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, फिर वापस अपन थ्योरी पे अपन लौटेंगे बच्चों। यस, अपन कह रहे हैं कि ओनली होस्ट एंड रिजर्वर, होस्ट और रिजर्वर कौन है, ससेबल टू डिजीज कौन कहलाता है, होस्ट, और रिजर्वर को पर्सन विच हार्बर, हार्बर का मतलब पालता है किसको, वायरस को, उनको मल्टीप्लाई करता है, उनको खाना पीना देता है, लेकिन खुद बीमार नहीं होता, वो क्या कहलाता है, दैट इज द केस ऑफ रिजर्वर। आ रही बात में, क्या पॉइंट। तो यहाँ पे कौन है, ओनली ह्यूमंस इज ओनली होस्ट एंड रिजर्वर, जानवरों में नहीं होती है बीमारी। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बेटा, ये जो रसेस देख रहे हो आप उसको आइडेंटिफाई कीजिएगा आराम से। दिस इज द इमेज ऑफ बकल म्यूकोसा। किसकी बात है, ये बकल म्यूकोसा की इमेज है। क्वेश्चन कह रहा है कि इमेज को आइडेंटिफाई करो, ये किस तरह के स्पोर्ट है। यस, चलिएगा, आ जाओ भाई। हरमनसाइन, ओरल अल्सर, स्टोमेटाइटिस। स्टोमेटाइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ माउथ म्यूकस मेम्ब्रेन, मुंह की जो आपकी छाले पड़ जाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं ओरल अल्सर, वो क्या कहलाते हैं, स्टोमेटाइटिस। और ये मोस्टली विटामिन बी ग्रुप की डेफिशिएंसी तो होते हैं बेटा, मोस्टली जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है उनको इसलिए बिकासूल कैप्सूल वगैरह देते हैं, पानी यानी प्रॉपर पिलाने की कहते हैं। ओरल अल्सर अलग चीज है। हरमनसाइन, हरमनसाइन क्या होते हैं बताइए, मल्टीपल पिटेचिया ऑन स्किन, स्किन पे मल्टीपल पिटेचिया, मल्टीपल छाले के निशान बन जाए, मल्टीपल छाले के निशान बन जाए स्किन पे, दैट इज कॉल्ड एज द वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा, ये कहलाते हैं बच्चों आपके कौन से, हरमनसाइन। और ये हरमनसाइन देखने को मिलते हैं आपको डेंगू में। और ये क्यों होते हैं, प्लेटलेट्स की कमी से, ड्यू टू थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। प्लेटलेट्स क्या होगा यहाँ पे कम,
थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, और इस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से आपको क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या देखने को मिलेंगे, मल्टीपल पेटेज देखने को मिलेंगे बिहाइंड द आपका कहां, यस। चले आगे, क्या कहलाते हैं, हार्मोन साइन, डेंगू में देख तो मिलता है प्लेटलेट्स की कमी होने की वजह से। क्लियर बच्चों। कोप्लिक स्पॉट की बात करें तो अपन ने कहा था कोप्लिक स्पॉट क्या होते हैं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लू या व्हाइट, वेरी इंपॉर्टेंट लीजन्स विद रेड बेस, जिनका बेस कैसा हो, लेट, ये देखिएगा ऊपर व्हाइट व्हाइट कलर के चकते और नीच में लाल लाल कलर के छाले, इन्हीं छालों को अपन क्या बोलते हैं, और कहां बनते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड मोलार टीथ, मोस्टली सेकंड मोलार टीथ अपर वोकल म्यूकोसा में देखने को मिलते हैं। इस तरह के रसेस क्या कहलाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अरे क्या कहलाते हैं, कोप्लिक स्पॉट। तो ये जो इमेज दिखाई गई है किसकी है, कोप्लिक स्पॉट की, थोड़ा ध्यान रखना, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कहीं पे भी, हो सकता है नोटसेट में आ जाए। नेक्स्ट बेटा, रेयर बट मोस्ट डेंजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ द मीजल्स इन अडल्ट। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की। अब तो अपन ने बात करी डिजीज के पॉजिटिव एजेंट के बारे में, इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में, साइन सिम्टम के बारे में। अब अपन बात करते हैं इसके डायग्नोसिस क्या है, इसका मैनेजमेंट क्या है, और कॉम्प्लिकेशन क्या है, और फिर अपन एमसीक्यू करेंगे, धमाधम मजा आ जाएगा आपको, चलेगा। इसी अपन स्ट्रेटेजी से आगे बढ़ते जाएंगे, देखिएगा बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ मीजल। कोई स्पेसिफिक मीजल्स के डायग्नोसिस नहीं है बच्चों, आप डायग्नोसिस में क्या कर सकते हो, हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री में मीजल्स पहली बार हुआ कि नहीं, फिजिकल एग्जाम्स में कोप्लिक स्पॉट, कौन से स्पॉट, कोप्लिक स्पॉट आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है। इसके अलावा आपको और क्या, 3C सिम्टम, 3C साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, तो ये भी आपके क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, यस अशोक, चलेगा बच्चों, ये देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा IgM एंटीबॉडी डिटेक्शन अगेंस्ट वायरस, वायरस के खिलाफ आप क्या देख सकते हो, IgM टाइप की एंटीबॉडी डिटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि IgM आपकी फर्स्ट राइज एंटीबॉडी होती है, डायग्नोस्टिक मेजर में काम आती है। बाकी ऐसा कोई विशेष टूल नहीं है जो मेजर्स को आपको मेजर कर सके बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की अगर बात करें तो अपन बात करते हैं प्रोफाइलैक्सिस मैनेजमेंट की बच्चों। किसकी बात करेंगे, प्रोफाइलैक्सिस मैनेजमेंट की, बचावी सुरक्षा। और प्रोफाइलैक्सिस मैनेजमेंट में बचावी सुरक्षा, दैट इज द वैक्सीनेशन एंड इट इज द प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन। वैक्सीनेशन किस लेवल का प्रिवेंशन है, प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन। साथ के साथ ही बता रहा हूं क्वेश्चन, प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन है आपका कौन सा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैक्सीनेशन। तो प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन है ये आपका। तो प्रोफाइलैक्सिस मैनेजमेंट में वैक्सीन करेंगे, और मीजल्स के लिए जो फेमस वैक्सीन था दैट इज द मीजल्स वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन है, मीजल्स वैक्सीन। बताओ ये लाइव है कि किल्ड है, बताइए। मीजल्स लाइव होती है कि किल्ड, बताइए बच्चों। आपका मीजल्स वैक्सीन अपन यूज करेंगे, यस, मीजल्स वैक्सीन अपन यहां पे यूज करेंगे। वैक्सीन जो देंगे दैट इज द 0.5 ml, और अपन जो रूट अमाउंट जो बात करेंगे अपन, और जो अपन इसका रूट जो चूज करेंगे अपन बेटा, वो रूट करेंगे बेटा सब क्यूटेनियस रूट से लगाना, SC सब क्यूटेनियस रूट से, सब क्यूटेनियस रूट से अपने को इसको लगाना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। इस वैक्सीन को जो स्टोर करते हैं वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं, ध्यान रखना। कितने पे, यस 0 डिग्री पे। संजय जाकर लाइव बता रहे हैं, बाकी बताइए बच्चों। दिस इज मीजल्स इज अ लाइव वैक्सीन, एग्री विद यू बेटा, लाइव वैक्सीन है ये, इसलिए प्रेग्नेंट लेडी को नहीं लगानी है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, या इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज को नहीं देनी है। अमाउंट 0.5 ml, रूट कौन सा रहेगा, सबक्यूटेनियस, यस। और ये स्टोर जो करते हैं वो किस पे करते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये पाउडर फॉर्म में आती है, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्रीज ड्राइड वैक्सीन। फ्रीज ड्राइड वैक्सीन दो होती है बेटा, एक तो कौन सी आपकी मीजल्स पाउडर फॉर्म में आती है, और एक आती है आपका बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी वैक्सीन, BCG। ये दोनों वैक्सीन कैसी होती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर की जाती है, दोनों को ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन बदल रहे हैं, ध्यान रखना, यस। वायरल लाइव वैक्सीन है बेटा, यस अर्शिल, थैंक यू बेटा। अपन बात करें रूट इसका देंगे सबक्यूटेनियस रूट से, आपका स्टोर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे करेंगे। फ्रीज ड्राइड वैक्सीन से मीजल्स और BCG दोनों इनको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करते हैं, यानी ये पाउडर फॉर्म में आती है स्टोर करके आरिवास में, और अमाउंट 0.5 ml देंगे आरिवास में। इसका जो डाइल्यूएंट यूज करेंगे अपन यहाँ पे मीजल्स का, दैट इज द नॉर्मल स्टेराइल वाटर, जिसको अपन बोलेंगे स्टेराइल वाटर। एनएस यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, स्टेराइल वाटर यूज करेंगे बेटा, ध्यान रखना। और इसको आफ्टर डाइल्यूशन, अगर आपने मीजल्स की वैक्सीन को डाइल्यूट कर दिया है, आफ्टर डाइल्यूशन इसको अगर स्टेराइल वाटर्स में आपने डाइल्यूट किया वैक्सीन को, यस, तो आपको आफ्टर डाइल्यूशन इसको 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करना है, यानी इसी को अपन बोलते हैं, जहां किवाड़ा बोलते हैं ना, जहां अपन सब्जियां रखते हैं, रेफ्रिजरेटर। फ्रीज वाला वो कंपार्ट जहां अपन बर्फ जमाते हैं,
या जूस कुल्फी बनाने के लिए जब आता है फ्रीजर में जो होता है उसको फ्रीजर बोलते हैं, जहां 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। यहाँ पे कितना पे रखना, 2 से 8 पे, किवाड़ पे रखना आपको, जो दरवाजा उस पे रखना है क्लियर बच्चों। और इसको डाइल्यूट करने के बाद 2 से 8 डिग्री पे स्टोर करना है, और डाइल्यूट करने के बाद विद इन 4 आवर्स में इसको यूज करना है, वरना डिस्कार्ड कर देना, क्योंकि खराब हो जाती है बहुत तेजी से वैक्सीन। गेट माय पॉइंट। तो 4 आवर में अपन इसको यूज करेंगे। स्टोर जो करेंगे वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे करेंगे, रूट इसका सबक्यूटेनियस रहेगा, और अमाउंट 0.5 ml। कब लगाते हैं बेटा, टाइम इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो 9 मंथ्स पे, यानी इन्फेंट एज में लगाते हैं इसको। 9 मंथ्स पे अपन फर्स्ट डोज देते हैं किसकी, मीजल्स की। मीजल्स की जो पहली डोज है वो कब दी जाएगी, दैट इज द 9 मंथ। यस संजय, एग्री विद यू बेटा। 9th मंथ पे अपन इसकी फर्स्ट डोज लगाते हैं किसकी, मीजल्स की। कोई डाउट है यहां तक? चले आगे। यस, 9 मंथ पे अपन पहली डोज लगाते हैं आपकी 0.5 ml। कितनी, 0.5 ml, और किस रूट से, सब कितने रूट से लगाते हैं बेटा, ऐसा क्लियर हो 9 मंथ पे। यस, तो बेटा डिस्टिल वाटर तो बोला, स्टेराइल वाटर को डिस्टिल वाटर बोलते हैं बच्चों। अरे कौन बेवकूफ है ये, इतना नहीं पता क्या, इसी को डिस्टिल वाटर बोलते हैं, स्टेराइल वाटर को ही डिस्टिल वाटर। आयत पढ़ने की जरूरत है बेटा। यस, 9 मंथ पे 0.5 ml सब कुटनेस रूट से अपन यहां पे देंगे। ऐसा क्लियर और नोट? आगे बढ़े और मेहनत करते रहे कि ना किसी की नजर बुरी, ना किसी का दिल काला, कि ना किसी की नजर बुरी, ना किसी का दिल काला, वही होगा जो चाहेगा ऊपर वाला। तो जो ऊपर वाला होगा वही आपका बेटा। यस, दिस इज द लाइपोलाइज्ड वैक्सीन। यस, एग्री विद यू, लाइपोलाइज्ड वैक्सीन है बेटा। यस, और इसको बेटा वेरी इंपोर्टेंट, इसमें जो प्रिजर्वेटिव बनाए जाते हैं वो प्रिजर्वेटिव के रूप में नियोमाइसिन बनाई जाती है। नियोमाइसिन का नाम सुना, नियोमाइसिन ड्रग, नियोमाइसिन, केंटामाइसिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन बनाई जाती है। इसलिए जिन लोगों को नियोमाइसिन से एलर्जी है, नियोमाइसिन से क्या है, एलर्जी है, उन लोगों को कॉन्ट्रा इंडिकेट है कौन, मीजल्स वैक्सीन। ये थोड़ा ध्यान रखना। थाइमोसोल के रूप में मिलाया जाता है आपका 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 प्रिजर्वेटिव जो मिलाया जाता है वो कौन है, नियोमाइसिन। कौन, नियोमाइसिन। नहीं बच्चों, ये पहली बार ही चल रही है, लाइव क्लास है पीएम। चले आगे बेटा। तो नियोमाइसिन एलर्जी के केस में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इसके अलावा जिन लोगों को एक से एलर्जी है, एक एलर्जी केस है, एक एलर्जी केस के अंदर भी मीजल्स वैक्सीन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है बेटा, ध्यान रखना। जिन लोगों को नियोमाइसिन से और एक से एलर्जी है उन लोगों को दोनों, क्यों, क्योंकि प्रिजर्वेटिव के रूप में नियोमाइसिन को क्या करता है अपन बेटा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, लाइफलाइज मतलब पाउडर फॉर्म में बेटा। यस, तो ये नियोमाइसिन जो है ये इस ड्रग में अपन स्टोर करके रखते हैं। आई बस में इसको प्रिजर्वेटिव के रूप में रखते हैं, इस ड्रग को स्टोर करने के काम में लेते हैं किसको, मीजल वैक्सीन को। अब किसी को नियोमाइसिन एड है किसके अंदर, आपका मीजल वैक्सीन में। अब किसी को नियोमाइसिन से एलर्जी है तो उसको डेफिनेटली ये वैक्सीन लगा ही नहीं सकते, या जिसको एक एलर्जी है उन केस में भी अपन ये वैक्सीन नहीं दे सकते, ध्यान रखना बच्चों, वेरी इंपोर्टेंट। इसके अलावा वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मीजल्स एंड चिकन पॉक्स नॉट गिवन टुगेदर, नॉट गिवन टुगेदर बेटा, दोनों एक साथ नहीं दे बेटा, वरना पेशेंट को क्या हो सकता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ये दोनों रिएक्शन करेगी और बॉडी में सीवियर टॉक्सिसिटी में होगा, शॉक में चला जाएगा मरीज। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है अगर दोनों को साथ दिया तो। ऐसा क्लियर हो नोट? अरे तो मीजल्स एंड चिकन पॉक्स दोनों को एक साथ नहीं देना है। नोट लिखा मैंने, नोट लिखा बेटा, कभी भी एक साथ ना दे, वरना क्या हो सकता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। तो ये बात करिए अपन ने प्रोफाइलैक्सिस मैनेजमेंट की बात करें, जो कि एक प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन होता है मीजल्स के केस में, या हर केस में वैक्सीनेशन आपकी प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन है। मीजल्स के अंदर आपका जो सबसे पहले अपन यूज करेंगे मीजल्स वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन, मीजल वैक्सीन। और मीजल वैक्सीन है वो 0.5 ml सबकुटेनियस रूट से देंगे अपन, यहाँ पे 9 मंथ पे लगाएंगे। फ्रिज ड्राइड वैक्सीन है, 0 डिग्री स्टोर करना, बीसीजी को भी 0 डिग्री स्टोर करते हैं। इसके प्रिजर्वेटिव के रूप में नियोमाइसिन मिलाई जाती है और एक के कुछ पार्टिकल मिलाए जाते हैं, इसलिए जिनको एक से एलर्जी है या जिनको नियोमाइसिन से एलर्जी है नहीं देना है। और मीजल और चिकन पॉक्स को कभी भी साथ में नहीं देना, वरना क्या हो सकता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है। ये आपको मोटा मोटा ध्यान रखना बच्चों। इज इट क्लियर और नोट प्यारे बच्चों? आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट देखिएगा बच्चों। तो ये तो कहानी हुई मीजल वैक्सीन की। अब आते हैं कंबाइंड वैक्सीन। यस,
कंबाइंड वैक्सीन की अगर बात करें अपन यहाँ पे, ये तो थी मीजल्स वैक्सीन। कंबाइंड वैक्सीन की बात करें तो आजकल आ रही है MMR। कौन सी? मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। MMR वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन? MMR वैक्सीन। क्लियर है? ध्यान रखना MMR इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ध्यान रखना ये नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का पार्ट नहीं है बेटा, यानी आपको खरीद के लगवानी है या कहीं सब सेंटर पे सुविधा है तो लगवा सकते हो, बाकी ये नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का पार्ट नहीं है बेटा। यस, चले आगे। चले बच्चों, चले बच्चों, और मेहनत करें, मिलजुल के पढ़ें। अगर आपको सिलेक्शन लेना है CHO में, नोट्स अटेम्प्ट्स में सेलेक्ट होना, RRB में, तो मिल के काम करें। मिल के काम करने में आप 10 घंटे सेल्फ स्टडी करो या 1 घंटा अपने दोस्त के साथ मिलकर डिस्कस करो, बराबर है। कि मैं अकेला हूं तो बूंद हूं, मिल जाए तो नदी हूं। अकेला हूं तो बूंद हूं, मिल जाए तो नदी हूं। अकेला हूं तो धागा हूं, मिल जाए तो चद्दर हूं। अकेला हूं तो धागा हूं, मिल जाए तो चद्दर हूं। अकेला हूं तो एक कागज हूं, मिल जाए तो एक किताब हूं। तो किताब पढ़िएगा, मिलके काम करिएगा बेटा, अपने दोस्तों के साथ मिलके पढ़िएगा, तेजी से सिलेक्शन होगा। आपके और आपके पेरेंट्स के सपने सच होंगे। कभी सोचना उनके दुख के बारे में, तकलीफ के बारे में, क्योंकि वो बहुत उम्मीदें रखते हैं आपसे, बहुत सारे उनके सपने आपसे जुड़े हुए हैं, और आपके आने वाली पीढ़ियों के भी सपने आपकी मेहनत से और आपके गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हैं। तो डेफिनेटली, यस, डेफिनेटली आप पढ़ें, सपने सच करने का प्रयास करें, और ये तभी सच होंगे जब आप ग्राउंड लेवल पे काम करोगे। हवाबाजी में रहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। ना हवाबाजी कराने वाले आपको सेलेक्ट करा सकते हैं, इसलिए फोकस करें। यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारी एकेडमी अच्छा पढ़ा रही, तो वहां से पढ़े, पर अपने सपनों को सच जरूर करें बच्चों। यस, कंबाइंड MMR वैक्सीन देंगे, मीजल्स, मम्स और रूबेला। मीजल्स, मम्स और रूबेला इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ये नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का पार्ट नहीं है। लमिचोर, क्लियर बच्चों? MMR वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके डोज और रूट बता दो जल्दी से, चलेगा बच्चों। और कब लगाते हैं इसका? तो अगर इसको लगाना है तो ये लगाता है बेटा 12 से 15 मंथ पे इसकी एक डोज लगती है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 12 से 15 मंथ पे इसकी पहली डोज लगती है। और मीजल्स की सिंगल ही वैक्सीन लगती है, ध्यान रखना। जरूरत पड़े तो इसकी बूस्टर डोज लगा सकते हैं अपन 14 से 16 मंथ पे, या 16 से 18 मंथ पे, या 15 से 18 मंथ पे लगा सकते हैं, 1.25 साल से लेकर 1.5 साल तक। किसकी? मीजल्स की, सिंगल की। क्लियर है? रिलैप्स केस को ट्रीट करने पे 12 से 14 साल पे पेपर वैक्सीन लगाते हैं, अभी डिस्कस करेंगे अपन बेटा। तो टाइम है वो 12 से 15 मंथ पे लगाते हैं। यस, रूट और डोज बताइए आप जल्दी से। यस, थैंक यू अर्पण। जगदीश तंवर, थैंक यू बेटा, मैं एकदम सही हूं। यस, 0.5 ml। और रूट कौन सा रहेगा? सब क्यूटिनस रहेगा, यहाँ पे रूट सब क्यूटिनस रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। MMR में डोज 0.5 ml, रूट सब क्यूटिनस 12 से 15 मंथ पे। MMR वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीजल, मम्स और रूबेला, इसको अपन 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पे स्टोर टाइम कितना? 2 से 8 डिग्री पे। इसे क्लियर होना? यस बच्चों, थैंक यू अर्पण। चले आगे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। चले कोई बच्चों, तो डोज 0.5 ml, रूट सप्लीमेंट्स, और 12 से 15 मंथ पे आपको इसकी वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्या लगाना है? MMR वैक्सीन। और इसकी जरूरत पड़ने पे बूस्टर डोज भी दे सकते हो आप 18 से 24 मंथ पे इसके बाद। ऐसा क्लियर और नॉट? इसके अलावा मीजल जो वैक्सीन है, सिंगल वैक्सीन और कंबाइंड दोनों आती है। कंबाइंड MMR आती है और सिंगल वैक्सीन मीजल वैक्सीन नाम से आती है। क्लियर बच्चों? इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, मीजल्स जो है, मीजल्स जो है वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देती है बच्चों, जिंदगी भर मरीज को इम्यूनिटी देती है। वन टाइम अटैक, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिलेगी। क्लियर बच्चों? कुछ केस में सेकेंडरी अटैक रेट होते हैं, तो सेकेंडरी अटैक रेट होती है वो अलग अलग हो सकती है, 30 से 80% तक अलग अलग केस में होती है। बट रिलैप्स केस इज ट्रीटेड एट 12 से 14 ईयर ऑफ एज। 12 से 14 साल पे वैक्सीन दे, 12 से 14। रिलैप्स केस को, रिलैप्स केस का मतलब कोई छूट गया केस, या उसको मीजल्स का वैक्सीन लगा दिया लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं है या होने के चांस, तो रिलैप्स केस को ट्रीट करने के लिए अपन, या अपन प्रोफिलैक्सिस के लिए अपन मीजल की वैक्सीन लगाते हैं। वो कितने? 12 से 14 साल पे लगाते हैं। ऐसे क्लियर नोट? वैसे मीजल्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देती है, पर इसके सेकेंडरी अटैक रेट हो सकते हैं
ये बात ध्यान रखना बेटा, क्लियर है। और रिलैप्स केस इज ट्रीटेड एट 12 से 14 ईयर, रिलैप्स केस 12 से 14 साल पे ट्रीट किए जाते हैं वैक्सीन द्वारा। मीजल वैक्सीन वही 0.5 सबक्यूटेनियस लगाते हैं। इसके साथ साथ मीजल्स में एक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है डायरिया, और उसकी वजह से मोर्टेलिटी हो सकती है। क्या हो सकती है? मोर्टेलिटी। तो मीजल्स के अंदर मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा चांस रहते हैं बेटा होने के, तो उसको ट्रीट करने के लिए अपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि मोर्टेलिटी कम हो उसको देने के लिए साथ में विटामिन ए देते हैं। क्या देते हैं? विटामिन ए। यस, चले आगे बेटा। अब अपन यहां बात करते हैं बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर बात करें अपन यहां पे, मीजल्स जो है, क्लियर है, उसकी मोर्टेलिटी जो है उसको डिक्रीज करने के लिए, मीजल्स में मोर्टेलिटी को डिक्रीज करने के लिए साथ में क्या देते हैं? विटामिन ए देते हैं बेटा। विटामिन ए सॉल्यूशन देते हैं, वैक्सीन तो नहीं बोलेंगे अपन इसको, विटामिन ए सॉल्यूशन देता है बेटा, ताकि मीजल्स से होने वाली मौतों में कमी आए। एक क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना, मीजल्स के साथ कौन सा विटामिन ए, कौन सा विटामिन दिया जाता है? विटामिन ए। इसका मेन पर्पस है इसकी मोर्टेलिटी को, मीजल्स से होने वाली मोर्टेलिटी को कम करना, और ये दोनों साथ में दिए जाते हैं कब? 9 मंथ्स में। 9 मंथ्स पे कौन कौन सी वैक्सीन? मीजल वैक्सीन और विटामिन ए दोनों साथ में दिए जाते हैं। विटामिन ए जो दिया जाता है वो ओरली दिया जाता है बेटा। क्या दिया जाता है? ओरली। ओरली कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो ध्यान रखना, एक तो विटामिन ए, एक रोटा वायरस वैक्सीन जो डायरिया में यूज रहता है ना, रोटा वायरस इज द बच्चों में मोस्ट कॉमन कोज है रोटा वायरस, ये हो गया आपका। इसके अलावा और बताइए, इन्फ्लुएंजा भी आजकल ओरल आने लगी, सॉरी ध्यान रखना, और सॉरी टाइफॉइड, इन्फ्लुएंजा नहीं टाइफॉइड, सॉरी टाइफॉइड ओरल वैक्सीन आती है, वो दे सकते हो आप, टाइफॉइड ओरल। और बताइए कौन सी वैक्सीन ओरली दी जा सकती है? पोलियो वैक्सीन, सेबिन, पोलियो की जो सेबिन है, जो लाइव वैक्सीन है, सेबिन जिसको लाइव बोलते हैं अपन, लाइव वैक्सीन है, वो भी ओरली दी जा सकती है। टाइफॉइड वैक्सीन दी जा सकती है, रोटा वायरस वैक्सीन दी जा सकती है, और विटामिन ए, इसको वैक्सीन ना बोल के विटामिन ए सॉल्यूशन बोल दो, वैक्सीन भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, तो ये सब क्या है? ओरली दी जा सकती है। ये चारों क्वेश्चन ध्यान रखना बच्चों, कुछ और नहीं अभी इजाद हुई है, वो भी अपन ओरली दे सकते हैं। बाकी रोटा वायरस वैक्सीन, टाइफॉइड ओरल वैक्सीन, टाइफॉइड दोनों आती है, टाइफॉइड ओरल और टाइफॉइड आईएम वाली भी आती है, सबक्यूटेनियस वाली भी। इसके अलावा ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी सेबिन वाली वो लाइव दी जाती है, विटामिन ए लाइव दिया जाता है। यस, और यहाँ पे जो अपन विटामिन ए देंगे मीजल्स में होने वाली मौतों को कम करने के लिए 9 मंथ पे विटामिन ए सॉल्यूशन देंगे, 9 मंथ पे ओरली रूट से बेटा। किस रूट से? ओरली रूट से। यहाँ पे 9 मंथ पे जो पहली डोज देंगे, यानी जिसको अपन बोल सकते हैं इन्फेंट, 1 साल तक के बच्चे हो गए, इन्फेंट में जो डोज रहेगी दैट इज 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट अपन यहाँ पे देने वाले हैं बच्चों। और 1 लाख इंटरनेशनल बराबर होती है 1 ml की। कितने के बराबर? 1 ml की। तो अपन 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट मरीज को दे सकते हैं यहाँ पे 9 मंथ पे। तो क्वेश्चन बनता है कि इन्फेंट एज में, चिल्ड्रन नहीं बोल रहा हूं, यस यस, चिल्ड्रन नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि 9 मंथ पे कितना देंगे? तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट या 1 ml। कितना ml? 1 ml। चिल्ड्रन नहीं बोल रहा हूं मैं, इन्फेंट बोल रहा हूं, या न्यूबॉर्न भी बोल दो, न्यूबॉर्न में तो लगी नहीं रही है, 9 मंथ पे दे रहे हैं अपन 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देंगे इन्फेंट एज में। फिर उसके बाद ठीक 9 महीने बाद 18 मंथ पे सेकंड डोज देंगे। तो एक क्वेश्चन तो बनता है कि फर्स्ट डोज कितनी होती है विटामिन ए की? तो फर्स्ट जो डोज होती है विटामिन ए की वो बेटा 1 लाख इंटरनेशनल होती है। सेकंड जो डोज होगी आपकी 18 मंथ पे लगेगी, दैट इज यहां पे डोज रहेगी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, या मैं कह सकता हूं 2 ml। कितना ml? 2 ml। उसके बाद ठीक 6 महीने बाद थर्ड डोज लगेगी, जिसको अपन 24 मंथ बोलते हैं, और 24 मंथ पे ये भी लगेगी कितनी? 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। कितना यूनिट? 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट या 2 ml अपन यहां पे देने वाले हैं। इंटरनेशनल यूनिट में आती है ओरली देते हैं अपन यहाँ बेटा। यस यस बच्चों, इस हिसाब से फिर हर 6 महीने के अंतराल से अपन देंगे, और अपन 60 मंथ तक की एज तक देंगे बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे टोटल कितनी डोज आएगी? 9 डोज। एक तो 9 महीने पे जा रही है, फिर 18 पे, फिर 24, 30, 36, 42, 48, आपका 54 और 60, टोटल 9 डोज देंगे। 9 डोज में टोटल जाएगा 17 ml या 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट। याद रहेगा आपको टोटल विटामिन ए देना है। इज इट क्लियर नोट? यस बेटा, अपना शुरू करिए बेटा। चले आगे। तो अपन हर 6 महीने के अंतर से बाद में लगाएंगे। तो फिर क्वेश्चन बनता है, अब बताओ 18 मंथ, 1 साल से बड़ा क्या होता है? चिल्ड्रन। तो एग्जामिनर क्या पूछेगा कि इन्फेंट में विटामिन ए की डोज, तो इन्फेंट का मतलब 1 साल से कम, तो 9 महीने पे कितना दे रहे हैं? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। और पूछ ले कि चिल्ड्रन, तो 9 महीने के बाद चिल्ड्रन कहलाता है, अरे सॉरी 1 साल के बाद
मतलब 1 साल के बाद 1 साल तक इन्फेंट है, इन्फेंट यानी 9 महीना भी इन्फेंट में आएगा, तो वहां तो 1 लाख इंटरेस्ट यूनिट दे रहे हैं, और उसके बाद कितना देंगे, 2 लाख इंटरेस्ट यूनिट देंगे। यस, चले आगे। बहुत बढ़िया बेटा जगदीश, शानदार बेटा। तो यहां अगर बात करें टोटल 9 डोज देंगे, 17 लाख इंटरेस्ट यूनिट देंगे। तो चिल्ड्रन में तो जाएगी कितनी, 2 लाख इंटरेस्ट यूनिट, और इन्फेंट में जाएगी 1 लाख इंटरेस्ट यूनिट। ये दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फेंट और चिल्ड्रन में विटामिन ए की डोज, और विटामिन ए क्यों देते हैं मीजल्स में, मोटिलिटी को कम करने के लिए, ओरली रूट से दी जाती है। इसके अलावा टाइफॉइड ओरल आपकी, वेरी इंपॉर्टेंट, पोलियो सेबीन आपकी ओरल, और कौन सी आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोटा वायरस, ये भी ओरली दी जाती है। कुछ वैक्सीन थोड़ा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये तो बात हुई वैक्सीन के बारे में। और कमांड वैक्सीन कौन सी, एमएमआर। जिनको एक एलर्जी है, जिनको न्यूमाइसिन से एलर्जी है, उनको मीजल्स नहीं देना, मीजल्स 0 डिग्री पे स्टोर की जाती है, एमएमआर 2 से 8 पे। ये मोटा मोटा क्वेश्चन आपको ध्यान रखना बेटा। इज इट क्लियर नोट। और ये लाइफोलाइज्ड वैक्सीन है। गेट माय पॉइंट। कौन सी, मीजल वैक्सीन, कौन सी, मीजल्स की वैक्सीन। मजा आया कि नहीं आया आपको, कमेंट करते रहे। खैर बच्चों, इसके अलावा सोर्बिटोल भी अपन यहाँ पे प्रिजर्वेटिव की तरह यूज में रहते हैं, सोर्बिटोल आरिवास में, और हाइड्रोलाइज जो है ना, वो दोनों भी प्रिजर्वेटिव की तरह यूज कर सकते हैं न्यूमासिन में, मीजल्स में। ये तो बात हुई बेटा मीजल्स की वैक्सीन प्रोफाइलैक्सिस मैनेजमेंट। बाकी वायरल इलनेस है तो सिम्टोमेटिक अपन इसको मैनेज करेंगे। चले आगे जगदीश, चले मरीना, नेक्स्ट देखिएगा बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच, आपका प्यार विश्वास ही ताकत देता है आगे बढ़ने की। चलिएगा नीलोफर बेटा, इतना दिन मैं जॉब पे था, अभी मैं 2 साल फ्री हूं। मैं कोशिश करूंगा, देखो डेली लेना पॉसिबल नहीं है क्योंकि एसएन एकेडमी की 5 ऑफलाइन ब्रांचें हैं, सब जगह स्टूडियो नहीं है, और मेरी डेली 10-10 घंटे क्लास होती है ऑफलाइन में। मॉर्निंग में पढ़ाता हूँ, इवनिंग में पढ़ाता हूँ, तो डेली यूट्यूब पे नहीं पढ़ा सकता हूँ। आप आ सकते हैं। बाकी आपको एप्लीकेशन पे डेली क्लास मिलेगी, पूरा कंटेंट मिलेगा। शिवांगी नर्सिंग एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, 9,999 का रेगुलर बैच परचेज कीजिएगा, जिंदगी बन जाएगी बेटा, ये मेरा वादा है। बस मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, सपने जरूर पूरे होंगे। ईश्वर पे विश्वास रखो, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। यस, थैंक यू। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, यहां पे अगर बात करें, क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मीजल्स वैक्सीन के बारे में, तो किस लेवल का प्रिवेंशन है, प्राइवेट लेवल का प्रिवेंशन है। प्रिजर्वेटिव के बारे में आपका सोर्बिट्रोल वगैरह यूज हो सकता है, या न्यूमासिन यूज होती है, एक एलर्जी में नहीं देना है। जिनको मीजल्स वैक्सीन दी है, साथ में आपको कभी भी चिकन पॉक्स साथ नहीं देना होना, दोनों टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है। ये थोड़ा मोटा मोटा आपको ध्यान रखना बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, इसके अलावा ये तो था प्रोफिलैक्सिस मैनेजमेंट। अगर मीजल्स डिजीज हो गई, मीजल्स हो चुकी है, मीजल्स से ग्रसित मरीज को, तो अपन मीजल्स इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे बेटा। क्या देंगे, मीजल्स इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटीबॉडी देंगे। एंटीबॉडी बोलते हैं ना। अगर इन्फेंट है तो इन्फेंट को कितनी देंगे, और अडल्ट सॉरी चिल्ड्रन को कितनी देंगे, क्योंकि अडल्ट में तो बहुत रेयर होती है बेटा ये। तो इन्फेंट के अंदर अपन देंगे 0.25 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से, और ये IM रूट से दिया जाता है, IM या सबक्यूटेनियस रूट से। और चिल्ड्रन में 0.5 mg, 0.5 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से, पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से अपन देते हैं बेटा आरिवास में, IM रूट से। तो इम्यूनोग्लोबुलिन, अगर डिजीज हो गई है तो अपन एंटीबॉडी देंगे, मीजल्स इम्यूनोग्लोबुलिन जिसको अपन बोलते हैं। इज इट क्लियर और नॉट। और कितने देंगे मीजल्स इम्यूनोग्लोबुलिन, अपन इन्फेंट में 0.25 mg पर केजी ऑफ बॉडी वेट, और चिल्ड्रन में 0.5 mg पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से देंगे अपन यहाँ पे। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, और इन छोटी छोटी बातों को पढ़ते जाओ, क्योंकि छोटी छोटी बातें और सलेक्शन, छोटे छोटे प्रयास आपको आपकी सफलता की तरफ ले जाते हैं, आपके सपने पूरे करने में प्रयास करते हैं। हो सकता है आप वर्किंग हो, जॉब कर रहे हो, आपकी फैमिली परिस्थिति नहीं कि आप सब छोड़ के पढ़ाई करें, तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं, मेहनत करते रहना, बाकी सब ईश्वर पे छोड़ देना। वो बड़ा महान है, आपके सपने जरूर पूरे करेगा बेटा। यस, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन मीजल्स की। कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें अपन मीजल्स की बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे बात करें, सबसे पहले अडल्ट में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा है, तो ये मीजल्स रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज है, और रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज मोस्ट फेटल भी हो सकती है। तो अडल्ट में जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, दैट इज द निमोनिया। निमोनिया का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग पैरेंकाइमा। तो अडल्ट में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो होता है दैट इज द निमोनिया, और इससे हाई मोर्टेलिटी के चांस रहते हैं, हाई मोर्टेलिटी चांस रहते हैं बेटा, हाई मोर्टालिटी। इसलिए इसको इमीडिएटली ट्रीट करें। बहुत बार कहीं होता है जैसे कि मीजल्स आपका वायरस हो गया, डोमिनेंट स्टेट में चला गया, 6-7 साल बाद में निमोनिया कर देता है। क्लियर है। इसके अलावा वायरल डिजीज है, एयरबोर्न डिजीज है, यहां से वायरस सीधा कान में जा सकता है। और चिल्ड्रन में जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, चिल्ड्रन में जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन रहेगा बेटा,
दैट इज ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीडिया। और ओटाइटिस मीडिया की वजह से बेबी क्या हो सकता है, डेफनेस हो सकता है। तो बच्चों में जो मोस्ट कॉमन है, और वैसे भी मोस्ट कॉमन बच्चों में होती है, तो अगर अगर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब ये पूछे कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स, तो अडल्ट की बात करा, क्योंकि उसने बच्चा इन्फेंट लेना तो निमोनिया जाएगा। चिल्ड्रन या इन्फेंट पूछा, दैट इज ओटाइटिस मीडिया। क्या होगा, ओटाइटिस मीडिया, किसमें, बच्चों में, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मरीज को डायरिया हो सकता है, क्या हो सकता है, डायरिया हो सकता है, एनसेफेलाइटिस हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, अदर कॉम्प्लिकेशन। ऐसा क्लियर और नोट। अरे बताओ, डायरिया में भी मोर्टेलिटी के चांस ज्यादा रहता है, क्योंकि डायरिया यहाँ पे सीवियर होता है, इसलिए उसको रोकने के लिए विटामिन ए वैक्सीन अपन साथ में देते हैं, विटामिन ए देते हैं, फ्रूट वगैरह देते हैं अपन यहाँ पे। इसके अलावा आपको रेयर बट डेंजर कॉम्प्लिकेशन, रेयर बट डेंजर जो कॉम्प्लिकेशन है मीजल्स का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्लेरोनाइजिंग, स्क्लेरोनाइजिंग पान एनसेफेलाइटिस, सब एक्यूट, पूरा नाम है सब एक्यूट, यानी सडन ऑनसेट, स्क्लेरोनाइजिंग का मतलब हार्ड होना, सब एक्यूट स्क्लेरोनाइजिंग पान एनसेफेलाइटिस। पान एनसेफेलाइटिस का मतलब ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा, और पूरे जो न्यूरॉन है, एनसेफेलो का मतलब ब्रेन के जो न्यूरॉन है, ब्रेन के परमाणु है, उनके न्यूरॉन को सुखा देगा। स्क्लेरोनाइजिंग का मतलब हार्ड कर देगा ये बीमारी, ये वायरस कहां जाएगा, ब्रेन में, और ब्रेन के न्यूरॉन को सुखा देगा, स्क्लेरोलाइज कर देगा। सब एक्यूट मतलब सडन ऑनसेट, स्क्लेरोनाइजिंग पान एनसेफेलाइटिस, और इसकी वजह से डेथ तक हो सकती है। तो रेयर बट डेंजर कॉम्प्लिकेशन स्पेशली इन अडल्ट, किसकी बात करें, अडल्ट में, दैट इज स्क्लेरोनाइजिंग पान एनसेफेलाइटिस या सब एक्यूट स्क्लेरोनाइजिंग पान एनसेफेलाइटिस। इज इट क्लियर नोट। एसएसपीई बेटा, यस, एसएसपीई इसका कॉम्प्लिकेशन है, किसका, मीजल्स का। क्लियर बच्चों। इसके अलावा कोई मीजल्स का केस फाइंड आउट हुआ है, आपको कोई मीजल्स का केस मिला, तो प्राइमरी नर्सिंग रोल क्या बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई पेशेंट आपने डायग्नोसिस करी और आपने देखा कि मीजल्स का केस है, या आपने लैब रिपोर्ट पढ़ी, मीजल्स पॉजिटिव आया है, दैट इज प्राइमरी नर्सिंग रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, आइसोलेट द पेशेंट। मीजल्स के केस बहुत कम देखने को मिलते हैं आजकल, पर प्राइमरी नर्सिंग रोल क्या है, आइसोलेट द पेशेंट, और 7 से 14 दिन तक आइसोलेट रखे, प्राइमरी नर्सिंग रोल है, ताकि दूसरे मरीजों को इन्फेक्ट ना करे बच्चों। क्लियर है। और फिर स्ट्रेटेजीज क्या रहेगी ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट की जो स्ट्रेटेजी रहेगी, दैट इज द कीप अप, कैच अप एंड फॉलो अप। अगर कोई, वेरी इंपॉर्टेंट, कोई मीजल्स का मरीज मिलता है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी ट्रीटमेंट की स्ट्रेटेजी में क्या रहेगी, सबसे पहले मरीज को आइडेंटिफाई करो, कीप यानी कीप अप आइडेंटिफाई करो, कैचअप मतलब उसको कैच करके आइसोलेट रखो, और फॉलो अप का मतलब जो गाइडलाइन ट्रीटमेंट है वो फॉलो करें। सीधा याद रखें, केएफसी, केसीएफ या केएफसी, कीप अप, कैचअप और फॉलो अप। इज इट क्लियर नोट। यस। अर्पण बेटा, आरआरबी में टारगेट आई से काम चल जाएगा, एनक्लेक्स लेवल का नहीं आता। बिल्कुल बेटा कपिल जी, थैंक यू, मेहनत करें, बिल्कुल सफलता आपके कदम झूमेगी। कोई डाउट है। इसके अलावा ये वैक्सीन वेरी इंपोर्टेंट, वैक्सीन जो है वेरी सॉरी, इसके अलावा मीजल्स का कॉम्प्लिकेशन की बात करें, वैक्सीन को प्रेगनेंसी में रेमडेसिविर में देना नहीं है, अपने पढ़ लिया। कॉम्प्लिकेशन में मोस्ट कॉमन क्या पढ़ा, अडल्ट में निमोनिया, बच्चों में ओटाइटिस मीडिया, डायरिया, एन्सेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस, सब एक्यूट पानी डेंजर है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है बताइए बेटा। तो प्रेगनेंसी में एक तो मिस कैरेज हो सकता है बेटा, ध्यान रखना, मिस कैरेज हो सकता है, ध्यान रखना, किसकी वजह से, अगर आपको क्या हुआ है, मीजल्स हुआ है, तो बहुत क्वेश्चनली ध्यान रखना बेटा, मीजल से मिस कैरेज हो सकता है, इस बात को रखना। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीटर्म बर्थ हो सकते हैं, प्रीटर्म बर्थ हो सकते हैं कॉम्प्लिकेशन के रूप में, अगर मीजल्स का कॉम्प्लिकेशन है, तो मीजल्स नाम की डिजीज अगर आपको, तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रेगनेंसी में थोड़ा डेंजर रहता है, तो थोड़ा ध्यान रखना, अर्ली ट्रीटमेंट करना है। इज इट क्लियर और नॉट। कोई डाउट है, आ रहा है समझ रहे मेरी बात। और मिस कैरियज हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर द होल अबाउट द मीजल्स। किसके बारे में जाना अपन ने, मीजल्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज मीजल्स। इज इट क्लियर और नॉट। अब अपन इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं, आप खुद देंगे, देखिएगा। रेयर बट मोस्ट डेंजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ द मीजल्स, अभी जस्ट पढ़ा अपन ने, रेयर बट डेंजर कॉम्प्लिकेशन ये रहा, रेयर बट डेंजर अडल्ट में सब एक्यूट स्क्लेरोलाइजिंग पान एनसेफेलाइटिस। सो राइट आंसर गोज टू आपका कौन सा, सब एक्यूट स्क्लेरोलाइजिंग पान एनसेफेलाइटिस। पूरे ब्रेन का इन्फ्लेमेशन होगा, ब्रेन के पेरेन्काइमा में क्या होगा, सूजन आ जाएगा आपका, सॉरी स्क्लेरोलाइजिंग हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बच्चों, बताइए,
अभी जस्ट सारी मैंने थ्योरी पढ़ा दी, अब क्वेश्चन का आंसर आप खुद दे सकते हैं दमादम। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम पढ़ते हैं अभी नौकरी नहीं लगते। तुम पढ़ाई तो करो, नौकरी तुमसे मिल जाएगी बेटा, मेहनत करो। कि तुम चाय जैसी मोहब्बत तो करो हमसे, कि तुम चाय जैसी मोहब्बत तो करो हमसे, बिस्किट की तरह गुल ना जाए तो कहना। तो नौकरी भी यही कहती है कि दम लगा के मेहनत कर, अगर मैं ना मिलूं तो मेरा नाम बदल देना। यस, चलिएगा। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस की बात हो रही है, सीधी बात, नो बकवास। तो चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन दैट इज द ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ मिडल ईयर, इन्फ्लामेशन ऑफ मिडल ईयर। और यहां पे जो ओटाइटिस मीडिया हो रहा है, वेरी इंपोर्टेंट, इसके अंदर आपकी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी आपके अफेक्ट होगी, टिम्पेनाइटिस होगा, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और ईयर ओसिकल, इनमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इन्फेक्शन। ईयर ऑल्ब्यूस में मेलियस, स्टेपीज और इनकस तीनों आते हैं ना आपके, तो उनका इन्फ्लामेशन होगा। दैट ओटाइटिस मीडिया इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स इन द चिल्ड्रन। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स इन अडल्ट। अडल्ट की अगर बात करें अभी पढ़ जाती है, मोस्ट कॉमन इज द निमोनिया एंड सबसे डेंजर कौन है, सब एक्यूट स्क्लेरोसिस पान एंड सफलाइटिस। सो मोस्ट कॉमन पूछा दैट इज द निमोनिया। सिंपल सा क्वेश्चन और उसका सिंपल से जवाब आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी, यस, आइसोलेशन को किस लेवल के प्रिवेंशन में रखा जाता है? यशोदा बेरवा, सर अभी एनएचएम स्टाफ नर्स में हुआ है सिलेक्शन, बट मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना है। कांग्रेचुलेशन बेटा, गॉड ब्लेस यू, आप अच्छा सोचते हो, मेहनत करो, रेगुलर बेच पढ़ो। आपको जैसे आपका बेस तो क्लियर हो गया, क्योंकि सीएचओ का पेपर क्लियर किया, हर कोई एनएचएम सीएचओ क्लियर नहीं कर सकता, बहुत टफ पेपर आता है इसके लेवल का, यानी थोड़ा सा और प्रयास करने की जरूरत है यशोदा बेटा आपको, और आपको कैटेगरी फायदा मिलेगा। डेफिनेटली मेहनत करोगे तो सपने पूरे होंगे। 80-20 उसका भी फायदा मिलेगा, कैटेगरी का फायदा मिलेगा, और आपको जो एक्सपीरियंस है एनएचएम का, जो आप सेलेक्ट हुए उसका फायदा मिलेगा। बस पॉजिटिव एनर्जी से पढ़ती रहे, छोटी छोटी बातें, सिलेक्शन और मेहनत कर। सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। बस अपने आप को समय निकाल, अपने करियर पे फोकस कर, दुनिया से बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट मत हो, डेफिनेटली आपको मिलेगा। यस, अब मैंने बात करी कि आइसोलेशन किस लेवल के प्रिवेंशन में आ गया, तो सेकंड लेवल में। पहले कहीं 20-20 में प्राइमरी पढ़ता है, लेकिन उसको मैं पूरा बदल दिया था, सेकंड लेवल का प्रिवेंशन है बेटा। तो बी इज द राइट आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट वगैरह आते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह आते हैं आपके सेकेंडरी में। आइसोलेशन टाइम फॉर मीजल्स, मीजल्स के लिए कितने दिन का आइसोलेट रखोगे बेटा? एक अफवाहजनक क्वेश्चन है, कई 7 जगह कई जगह मोस्टली आपको 14 दिन तक आइसोलेट रखना, 7 से 14 दिन तक, क्योंकि जो कम्युनिकेबिलिटी है वो रसेस अपीयर होने के 4-5 दिन पहले, और 4-5 दिन, 5-5 10 दिन तो वैसे आइसोलेट रखना, तो कम से कम 14 दिन आइसोलेट रखो आप, 7 से 14 दिन। इज इट क्लियर और नॉट? यस, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कीप अप, कैच अप एंड फॉलो अप स्ट्रेटजीज फॉर मीजल्स इज गिवन बाय। ये जो कहा कि कीप अप मतलब कोई आपको अगर कोई मीजल्स का वैक्सीन केस मिले आपको, तो कीप अप का मतलब उसको आइसोलेट करके रखो, प्राइमरी नर्सिंग रोल है। कैचअप मतलब उसकी जो डायग्नोसिस है उसको आप आइडेंटिफाई करो और फॉलो अप उसका ट्रीटमेंट करो। ये जो स्ट्रेटेजी दी थी वो थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने बेटा। किसने दी थी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कि हेडक्वार्टर जेनेवा में, उसी ने ये स्ट्रेटेजी दी थी, कीप अप, कैचअप एंड फॉलो अप। यस, नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग डिजीज नॉट शो सब क्लिनिकल केसेस? कौन सी डिजीज सब क्लिनिकल केसेस शो नहीं करती है, बताइए बेटा। केरला पीएससी का क्वेश्चन है ये, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं मैं आपको। यस, मीजल्स, मम्स, हाइपरटेंशन या रूबेला, बताइए। चलिए, विच ऑफ फॉलोइंग डिजीज इज नॉट शो सब क्लिनिकल केसेस? आपने आइसबर्ग थ्योरी पढ़ी है, आइसबर्ग फिनोमिना, सारी बात। आइसबर्ग फिनोमिना कहते हैं कि आइस जो है वो पानी में डूबी है, 10% आपका फ्लोटिंग टिप है, फ्लोटिंग टिप है, दैट इज द क्लिनिकल केस, और ये 10% होते हैं आरिबास में, और 90% क्या होते हैं, वेरी इंपोर्टेंट, आपको अनआइडेंटिफाइड होते हैं, सब क्लिनिक होते हैं, यानी अनआइडेंटिफाइड सिम्टम होते हैं। तो ये कह रहा है कि कौन सी डिजीज नोट शो, नोट शो, क्वेश्चन को पढ़ना, नोट पूछ रहा है, ध्यान रखना, नोट शो। तो मीजल्स के अंदर तो बेटा बिल्कुल नहीं करती, राइट आंसर तो यही जाएगा, क्योंकि मीजल्स के अंदर तो रसेस अपीयर होते हैं, कोप्रिक स्पॉट होता है, फीवर आते हैं तो रसेस आते हैं बिल्कुल। मम्स बिल्कुल बेटा सब क्लिनिकल केस शो करती है, 50% तक चांस रहता है सब क्लिनिकल केस शो करने। हाइपरटेंशन तो आपको बताइए साइलेंट किलर है,
और ये तो सब क्लिनिकल केस ही होता है। साइलेंट किलर है एडल्ट के अंदर कौन सी? हाइपरटेंशन, क्योंकि हाइपरटेंशन में ब्लड बहुत तेजी से बहता है, इतना तेजी से बहता है कि आसपास की सेल को न्यूट्रिएंट नहीं मिलता, इससे सेल डैमेज हो जाती है। हाइपरटेंशन बहुत रिस्की रहती है बेटा, ये भी सब क्लिनिकल केस शो करती है। और रूबेला भी शो करती है, रूबेला 40% तक चांस रहती है सब क्लिनिकल केस शो करने की। बट मीजल्स कभी भी सब क्लिनिकल, मतलब इसके साइन सिम्टम दिखेंगे आपको, साइलेंट नहीं चलेंगे, मतलब साइन भी दिखेंगे और सिम्टम भी दिखेंगे, साइलेंट नहीं रहेंगे। मीजल्स का पता चल जाता है दूसरों को कि फलाने को मीजल हो रही है, क्योंकि साइन सिम्टम से पता चलता है। बॉडी के अंदर इरप्शन होंगे, कॉब्लिक स्पॉट होंगे, मैकुलोपेल्लार रसेस होंगे। यस इस बार बेटा, तो यहाँ पे मीजल्स कभी भी सब क्लिनिक शो नहीं करती है। नोट पूछा, ये तीनों करते हैं, तीनों क्या करते हैं? करते हैं। इसलिए राइट आंसर पे जाएगा ए, मीजल्स सब क्लिनिकल केस शो नहीं करती है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे चलेगा बच्चों, बहुत बढ़िया। यस, विच वैक्सीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड विद हिस्ट्री ऑफ एग एलर्जी? कौन सी वैक्सीन एग एलर्जी के केस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड? बीसीजी, पोलियो, एमएमआर या डीपीटी? अभी अपन ने पढ़ा जो अपन जो एग से एलर्जी है या जिनको नियोमाइसिन से एलर्जी है, इन दोनों केस में कौन सी वैक्सीन? आगे अपन ने पढ़ा बेटा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, आपका मीजल्स या स्पेशली एमएमआर। एमएमआर क्या है? मीजल्स इसमें आती है ना बीच में, एमएमआर, इसलिए मीजल्स क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बच्चों। यस, सिंपल सा क्वेश्चन है, एमएमआर। यस, एग्री विद यू बेटा, सी इज द राइट आंसर। चलेगा, फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए इज गिवन एट द 9 मंथ। फर्स्ट डोज कब लगाते हैं? दो क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, 9 मंथ पे लगाते हैं, यानी इन्फेंट एज में। और इन्फेंट एज में कितना लगाते हैं? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट या 1 ml। फिर उसके बाद अपन क्या लगाते हैं? 18 मंथ पे, 24 पे, 30 पे, 36 पे, 36, 42, 48, 54 और 60 मंथ तक, यानी 5 ईयर की एज तक, 60 मंथ इज द 5 ईयर तक अपन यहां पे क्या देंगे? 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट आपको हर 6 महीने के अंदर से लगाते हैं। ये टोटल डोज है, क्या ये टोटल डोज है? 17 लाख। कर्मा पॉइंट तो 1 लाख यूनिट लगाएंगे। इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया जवाब आपके। आज मीजल्स पूरी सीख के जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको, पूरा इसका कांटे निकाल देंगे। मीजल्स का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बच्चों, जवाब दीजिए। यस, और खुश रहें, हमेशा मेहनत करें बेटा, क्योंकि मुस्कान खरीदी नहीं जा सकती, मुस्कान खरीदी नहीं जा सकती, लेकिन मुस्कान पटाई जरूर जा सकती है। तो मुस्कान को पटा ले, खरीद तो आप सकते हैं, और मेहनत करें, बाकी सब सपने पूरे होंगे। यस, which of the following vaccine should given along with measles to prevent case fatality? फैटालिटी का मतलब डेंजर, मेजर्स के होने वाली मोर्टिलिटी को कम करने के लिए, मृत्यु दर को कम करने के लिए कौन सी वैक्सीन साथ में देते? तो विटामिन ए। विटामिन ए अभी पढ़ा था अपन ने, विटामिन ए देंगे ओरल रूट से, जिसके बारे में डिटेल में थ्योरी में अपन ने डिस्कस किया बच्चों। यस, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which of the following vaccine along with measles can cause toxic shock syndrome? यस, बहुत बड़ा क्वेश्चन। मीजल्स के साथ कौन सी वैक्सीन को दे कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो जाए? तो कौन सी वैक्सीन? मैंने कहा था चिकन पॉक्स और मीजल्स को कभी भी साथ नहीं देना। अरे बाबा की मम्स तो साथ देते हैं, एमएमआर, डीपीटी, बीसीजी भी लगती है, कोई मतलब नहीं है। यस, ये देते हैं बेटा फ्लूइड वॉल्यूम को कम करने के लिए। यस, नेक्स्ट, दैट इज द चिकन पॉक्स वैक्सीन आपकी क्या है? साथ में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, बिकॉज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करती है। यस, चलिए, बीसीजी एंड मीजल्स शुड स्टोर एट फ़ारेनहाइट। कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे आपको स्टोर करना है? एम्स दिल्ली का क्वेश्चन है। यस, कुछ ही लोग जवाब दे रहे हैं, बाकी के केवल देख रहे हैं बेटा, ऐसा मत करो। बीसीजी एंड मीजल्स, इन दोनों को अपन स्टोर करते हैं, अपन ने पढ़ा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अरे बस, बिकॉज दीज आर द फ्रीज ड्राइड वैक्सीन। कर्मापॉड, अब इसने पूछ लिया फ़ारेनहाइट में, तो आपको बताया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने के बराबर है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। तो यहाँ राइट आंसर जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। ऐसा क्लियर और नॉट? आरे बास में कोई भी इसका जवाब नहीं दे पाया। अब कमबख्त तो क्वेश्चन को पढ़ो, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन, ये एसएन अकेडमी है, इसको ऐसे सिलेक्शन फैक्टर नहीं बोलते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से छोटी मोटी किताबों से क्वेश्चन लाए और मैं करा के तुम्हें खुश कर दूं, ऐसा मास्टर नहीं हूं मैं, थोड़ा हटके है मैं, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, समझ रहे मेरी बात? तो यहाँ पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर जाएगा। फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है, ये डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन को पढ़ो पूरा, फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है। यस,
नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, मीजल्स आफ्टर डाइल्यूशन एंड एमएमआर शुड बी स्टोर एट। मीजल डाइल्यूशन के बाद और नॉर्मली एमएमआर, दो क्वेश्चन एक साथ है। एमएमआर सिंगल या मीजल्स को डाइल्यूशन के बाद, डाइल्यूशन किससे करते हैं बेटा? स्टेराइल वाटर से, डिस्टिल वाटर से, वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको डाइल्यूशन करने के बाद 4 आवर्स के अंदर अंदर यूज कराना आपको मीजल वैक्सीन को। तो इसको जो अपन डाइल्यूशन के बाद कहां स्टोर करेंगे? तो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कितने में? 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करेंगे। यस, बिल्कुल यशोदा, ये गलती नहीं करनी बेटा, सीखना अपन यहां को। तो वेरी इंपॉर्टेंट, सी इज द राइट आंसर। Which of following vaccine is not a part of national immunization schedule? एम जोधपुर एसएलओ का एग्जाम है। डीपीटी बिल्कुल नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का पार्ट है, मीजल्स 9 मंथ पे लगाते हैं, बीसीजी देते हैं। एमएमआर इज नॉट ए पार्ट ऑफ नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। यस, एमएमआर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का पार्ट नहीं है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे चलिएगा, रिलैप्स केस ऑफ मीजल्स शुड बी वैक्सीनेटेड। रिलैप्स का मतलब मान लीजिएगा कोई चांस है किसी कम्युनिटी में मीजल्स वापस होने के, बचपन में वैक्सीन लगाई और मान लो छूट गया, या वैक्सीन लगाने के बाद भी उस कम्युनिटी में बहुत ज्यादा केस आ रहे हैं, तो रिलैप्स केस को ट्रीट करने के लिए मीजल्स की वापस वैक्सीन देंगे। कितनी? 12 से 14 साल पे। कितने साल पे? 12 से 14 साल पे रिलैप्स केस को अपन ट्रीट कर सकते हैं मीजल्स के। यस, 12 से 14 साल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, डाइल्यूएंट यूज इन मीजल्स अभी पढ़ा। मीजल्स के लिए कौन सा यूज करेंगे बेटा? स्टेराइल वाटर। कौन सा? स्टेराइल वाटर यूज करेंगे। और नॉर्मल सलाइन किसके लिए यूज करते हैं? बीसीजी के लिए। अरे वाह, क्योंकि स्टेराइल वाटर यूज करोगे तो क्या हो सकता है? एलर्जी हो सकती है उसको, उल्टा है मामला। नॉर्मल सलाइन बीसीजी के लिए यूज करते हैं और स्टेराइल वाटर किसके लिए? मीजल्स के लिए। नेक्स्ट, बूस्टर डोज ऑफ मीजल्स शुड बी गिवन इन सबक्यूटेनियस रूट 0.5 ml व्हिच एज। बूस्टर डोज कब देते हैं मीजल्स की? अपन ने कहा था कि जो फर्स्ट डोज देते हैं दैट इज द 9 मंथ पे। सेकेंड डोज या बूस्टर डोज का दे सकते हैं अपन इसकी। तो मैंने डिस्कस किया था आपको, वेरी इंपॉर्टेंट, 16 से 18 मंथ पे या 15 से 18 मंथ पे इसकी बूस्टर डोज लगती है। 16 से 18 मंथ पे, वेरी इंपॉर्टेंट, 1.25 साल से 1.5 साल के बीच में बोला था मैंने आपको वर्बली। ऐसे क्लियर नोट, बूस्टर डोज देते हैं मीजल्स की। नेक्स्ट, फर्स्ट रसेस अपीयर इन मीजल्स ऑन। मीजल्स में सबसे पहला रसेस कहां अपीयर होता है? तो मैंने कहा था मेरी रफ सिटी। मीजल्स में बिहाइंड द ईयर, रूबेला में फेस पे, और चिकन पॉक्स में कहां पे? ट्रंक पे। तो सबसे पहले रेट्रो ओरिकुलर, बिहाइंड द ईयर, इसको बोलते हैं रेट्रो ओरिकुलर। ओरिकुलर का मतलब कान के पीछे। रेट्रो ओरिकुलर आपका सबसे पहले क्या लगता है? रसेस देखने को मिलता है किस केस में? मीजल्स में। और कौन किस टाइप के रसेस होंगे? मैक्यूलो पॉपुलर, यानी ज्यादातर में मैक्यूल या पेप्यूल्स, हल्के हल्के पानी भरे हुए या लाल लाल चकते देखने को मिलेंगे आपको स्किन पे। यस, चले आगे, डी इज द राइट आंसर। ग्रेन्स ऑफ साल्ट विद रेडिश बेस स्पॉट, bluish white spot with red base seen on the upper buccal mucosa near first and second molar teeth in measles is called Koplik spot. This disappear within, यानी पूरी थ्योरी लिखा दी आपको, डबल फायदा है कि ग्रेन्स ऑफ साल्ट विद रेडिश बेस। ग्रेन्स का मतलब दाने, नमक के दाने। नमक क्या होती है? सफेद, और उसका बेस क्या हो? लाल। या ब्लूइश व्हाइट स्पॉट विद रेड बेस कहां देखने को मिलते हैं? फर्स्ट एंड सेकंड मोलार टीथ, अपर बकल म्यूकोसा पे। तो देखने को मिलते हैं मीजल्स में, जो कि पैथोजेनिक साइन है वो डिसअपियर कब होते हैं? तो 3 दिन में। इसलिए मीजल्स को अपन क्या बोलते हैं? 3 डे डिजीज। क्या बोलते हैं? 3rd डे डिजीज। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंफर्मेटिव साइन एंड सिम्टम ऑफ मीजल्स। मीजल्स का कंफर्मेटिव साइन सिम्टम क्या बताइए? फीवर, 3C सिम्टम, कोप्लिक स्पॉट, या रसेस बिहाइंड द ईयर? बताइए। तो कंफर्मेटिव तो होगा बेटा पैथोजेनिक कोप्लिक स्पॉट। कौन सा? कोप्लिक स्पॉट, वेरी इंपॉर्टेंट, कंफर्मेटिव है। 3C सिम्टम आपका स्पेशल सिम्टम है बट कंफर्मेटिव नहीं है बेटा, ध्यान रखना। क्योंकि कब कोरोना कंजक्टिवाइटिस किसी और भी कारण से हो सकता है, किसी डिजीज में देखो मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे पैथोजेनिक जो साइन है वो केवल कोप्लिक स्पॉट रहेगा। व्हाट इज द फर्स्ट साइन एंड सिम्टम ऑफ मीजल्स? बढ़िया क्वेश्चन है। फर्स्ट साइन पूछा आपसे, फर्स्ट साइन क्या मीजल्स का? बताइए। चलिए बच्चों, व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ मीजल? फीवर, कोप्लिक स्पॉट, कोराइजा, या कफिंग? बताइए। The first sign of measles is, that is very important, fever. और fever is greater than always 40 डिग्री सेंटीग्रेड या greater than 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। 104 डिग्री से या 40 डिग्री सेंटीग्रेड से आपका क्या रहेगा? फीवर ज्यादा रहेगा बेटा। फ़ारेनहाइट में 104, डिग्री सेंटीग्रेड में 40 से ऊपर हमेशा फीवर रहेगा। दैट इज द फर्स्ट साइन ऑफ मीजल्स। गेट माय पॉइंट? नेक्स्ट,
कॉजेटिव एजेंट ऑफ मीजल्स, मीजल्स का जो कॉजेटिव एजेंट है दैट इज द पैरामिक्सोवायरस। अपन ने कहा कि आरएनए वायरस की बहुत सारी फैमिली होती है। आरएनए वायरस की फैमिली में टोगा वायरस होता है, पैरामिक्सोवायरस होता है, मिक्सोवायरस होता है, ऑर्थोमिक्सोवायरस होता है, मायोमिक्सोवायरस होता है, बहुत सारी फैमिली होती है। उसमें से मीजल्स का कॉजेटिव मीजल वाइस जो कि एक पैरामिक्सोवायरस है, आरएनए वायरस है। कैसा वायरस है? आरएनए वायरस है। यस। नेक्स्ट, हाईली कम्युनिकेबल पीरियड ऑफ मीजल्स, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये बेटा। मैंने जब खुद नोरसेट, उस समय नोरसेट नहीं था, एम जोधपुर का एग्जाम दिया था और जिसमें मैं सेलेक्ट हुआ था आर्यवास में 2017 में, तब एक क्वेश्चन आ चुका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाईली कम्युनिकेबल कब होता है। कम्युनिकेबल मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कब फैलेगा मोस्टली, बताइए। कमेंट करते रहो बेटा, कमेंट में कंजूसी नहीं, चलेगा बच्चों। यस, बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं आपके। चलिए, इरप्टिव फेज में 4 days बिफोर एंड 5 days आफ्टर द रसेस अपीयर, प्रोड्रोमल फेज में आप तो मोस्टली बिफोर है, दैट इज द बी इज द राइट। 4 days बिफोर एंड 5 days आफ्टर, यानी 9-10 दिन का समय, तो एवरेज 7 से 14 दिन आइसोलेट रखना मरीज को। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिएगा, और इरप्टिव फेज भी बोल सकते हैं। सो राइट आंसर गोस टू डी, बिल्कुल सही बेटा, मैंने भी नहीं पढ़ा, देखो ऐसे गलती नहीं करनी है। इरप्टिव फेज भी बोलते हैं इसको, हाईली कम्युनिकेबल, या 4 days बिफोर एंड 5 days आफ्टर। राइट आंसर गोस टू डी। बिल्कुल मेरे से भी गलती हुई, देखो पढ़ने के बाद भी लापरवाही नहीं करनी, पूरा पढ़ना है। आपने गलत पढ़ रहे हो, इरप्टिव फेज भी तो बोला था मैंने, ये देखो सारा मैंने लिखा था, हाईली कम्युनिकेबल कब होती है, ये रही। यस, चलिए, इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 14, आइसोलेशन, कम्युनिकेबल पीरियड 4 days बिफोर और 4 to 5 days आफ्टर द रस अपीयर। कौन सी फेज? इरप्टिव फेज। ऑप्शन में दोनों है, इरप्टिव फेज भी दिया है और ऑप्शन में फिर कहा, और दूसरे में ये दिया तो बहुत एंड में, तो फिर क्या आंसर हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। ये गलती नहीं करनी अपने, ऐसे क्लियर नोट, डी इज द राइट आंसर। देखो कितने गलत हो रहे हैं छोटी छोटी गलतियों से, ये सीखना अपने को। विच ऑफ द पूरे क्वेश्चन को पढ़ना है। कई बार क्या होता है, आंसर आता है, अपन जोश में आता है, तबाक से आंसर दे देते हैं, जबकि वो कुछ और पूछ रहा होता है या एक और ऑप्शन नीचे छुपा होता है, बहुत एओ भी आ सकता है। तो पूरा पढ़ना है क्वेश्चन को, संयम रखना है, क्योंकि सफलता केवल मेहनत करने से नहीं मिलती है, संयम रखने से भी होती है। धैर्य, पेशेंस बनाए रखे, पूरा क्वेश्चन पढ़े, समझदारी यूज ले उस 3 घंटे में जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, तब आपका 1-2 क्वेश्चन और अच्छा चांस होने का मौका मिलता है जब आप शांत रहते हो, अच्छे से पढ़ के जाते हो। और 1-2 नंबर से तो आपको पता मेरिट ही खत्म हो जाती है, इसलिए पूरा फोकस रखें आप जब भी पेपर सोल्व कर रहे हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज मेनली एयरबोर्न डिजीज? मीजल्स, ट्यूबरक्लोसिस, इन्फ्लुएंजा और चिकनपॉक्स, ये सारी एयरबोर्न है बेटा, सारी की सारी एयरबोर्न है, टीबी भी, लेकिन सबसे ज्यादा एयरबोर्न मीजल्स को मानते हैं। किसको मानते हैं? मीजल्स को। ए इज द राइट आंसर बेटा। चलेगा क्वेश्चन। यस, यस, फर्स्ट साइंटिफिकली डिस्कवर बैक्टीरियल डिजीज इन ह्यूमन, इंसानों में सबसे पहले खोजी गई साइंटिफिक बैक्टीरियल डिजीज लेप्रोसी बेटा, इसी को अपन बोलते हैं हैंसन डिजीज। कौन सी डिजीज? हैंसन डिजीज, या इसी को बोलते हैं सोशल डिजीज। सोशल डिजीज का मतलब वेरी बड़े बुरे कर्मों से होने वाली लेप्रोसी, हैंसन ने खोजा था। हैंसन डिजीज द फर्स्ट डिस्कवर साइंटिफिक डिजीज है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर और नॉट? चलिएगा, क्लियर बच्चों? कौन सी डिजीज को फर्स्ट डिजीज बोलते हैं? अभी डिस्कस किया था अपन ने, मीजल्स को फर्स्ट डिजीज बोलते हैं बेटा। फर्स्ट डिजीज कौन सी है? मीजल्स। सेकंड डिजीज होती है स्कारलेट फीवर। कौन सा फीवर? स्कारलेट फीवर। थर्ड डिजीज बोलते हैं अपन रूबेला को, इसी रूबेला को अपन बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे अपन, जर्मन मीजल। क्या बोलते हैं? या थर्ड डिजीज, ये तो है थर्ड, इसको फर्स्ट डिजीज बोलते हैं। वो है बेटा कौन सी? जर्मन मीजल को थर्ड डिजीज, करवा पॉइंट, रूबेला, जर्मन मीजल्स, करवा पॉइंट। ओके, सॉरी, स्कारलेट फीवर को सेकंड बोलते हैं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। और मीजल्स को फर्स्ट डिजीज बोलते हैं, फर्स्ट डिजीज, और सेकंड किसको? स्कारलेट फीवर को बोलते हैं। यस, थोड़ा ध्यान रखना आप। यस, यस, मीजल्स को बोलते हैं। सॉरी, आगे नहीं पढ़ेंगे, बस इतना ही पढ़ेंगे इसको। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ ए चाइल्ड विद मीजल्स इंक्लूड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? मरीज को मीजल्स है, क्या है? मीजल्स है, तो उसके मैनेजमेंट में क्या देंगे आप? जेंटेन वोलेट ऑन माउथ लीजन, माउथ लीजन पे जेंटेन वोलेट लगाएंगे। एंटीबायोटिक टू प्रिवेंट निमोनिया, निमोनिया को रोकने के लिए एंटीबायोटिक देंगे। तीसरा सी ऑप्शन कह रहा है, सी ऑप्शन कह रहा है कि टेट्रासाइक्लिन आइड ऑइंटमेंट फॉर कॉर्नियल ओपेसिटी, कॉर्नियल ओपेसिटी को रोकने के लिए अपन टेट्रासाइक्लिन ऑइंटमेंट देंगे। और डी ऑप्शन कह रहा है रेटिनॉल कैप्सूल,
रिगार्डलेस ऑफ व्हेन द लास्ट डोज वाज गिवन, रेटिनॉल कैप्सूल देंगे लास्ट केस की परवाह किए बिना। बताइए। यस बच्चों, स्कारलेट फीवर को सेकंड डिजीज बोलते हैं बेटा। ग्रुप ए बीटा एमिलोइड स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती है, जिसमें रेड बीपी टैंक देखने को मिलती है। यस, पास्टिया साइन देखने को मिलता है आपको स्कारलेट फीवर में। यस, बताइए। मैनेजमेंट करो मीजल्स को, तो साथ में क्या मेजर करेंगे आप? बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। यस, साथ में क्या देंगे बेटा? रेटिनॉल कैप्सूल रिगार्डनेस द व्हेन द लास्ट डोज ऑफ गिवन। अरे कमबख्त, तो मीजल्स में मोटिलिटी को कम करने के लिए विटामिन ए देते हैं ना, तो विटामिन ए के कैप्सूल देंगे साथ में। अरे निमोनिया हो तो बाद में होता है ये, तो बाद में। तो अगर किसी को मीजल्स है और मीजल्स के साथ और क्या देना, तो रेटिनॉल, रेटिनॉल का मतलब विटामिन ए आरिवास में, ताकि मोटिलिटी से क्या बचा जा सके। दी गई बीमारियों में सबसे ज्यादा एयरबोर्न कौन सी होती है? तो मीजल्स। कौन सी होती है? मीजल्स। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। यस, मीजल्स के बारे में सारे कथन सत्य है एक्सेप्ट ऑल ट्रू अबाउट मीजल्स एक्सेप्ट। बताइए बच्चों। पहला ऑप्शन कौन रहा? कॉम्प्लिकेशन इज मेनिंजाइटिस, बिल्कुल सही है। एयरबोर्न डिजीज है, बिल्कुल सही है। रूबियोला बोलते हैं, बिल्कुल सही है। अकर विटामिन डेफिशिएंसी, ये भी सही है। बताइए। विटामिन ए की कमी से नहीं होती है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन ए की कमी बाद में होती है, ट्रीटमेंट के लिए विटामिन ए देते हैं, पर विटामिन ए की कमी से नहीं होती है मीजल्स, ध्यान रखना। आरिवास में, तो डी इज द राइट आंसर। बाकी मेनिंजाइटिस का कॉम्प्लिकेशन है, एयरबोर्न है, आल्सो कॉल्ड क्या, रूबेला भी बोलते हैं, सारे सही ऑप्शन है। यस, ओके 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 ओके। अकर्स ड्यू टू नहीं है, अकर्स सॉरी विटामिन ए की कमी होती है, बिल्कुल। अकर्स ड्यू टू, मैंने ड्यू टू समझ लिया था, इसमें ए जाएगा बेटा। कॉम्प्लिकेशन नहीं, मेनिंजाइटिस नहीं होगा, एनसेफेलाइटिस होगा। मेनिंजाइटिस बहुत रेयर होता है यहाँ पे, सॉरी, एनसेफेलाइटिस मेन कॉम्प्लिकेशन होता है। विटामिन ए की तो कमी होती है मिजल्स में, ये मैंने ये समझ लिया कि विटामिन ड्यू टू विटामिन ए की कमी से नहीं होती है। इसका मतलब है विटामिन ए की कमी होती तो होती है, इसलिए विटामिन ए देते हैं। ए जाएगा ऑप्शन। मेनिंजाइटिस का कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, एनसेफेलाइटिस होता है, ध्यान रखना। मेनिंजाइटिस बहुत कम चांस रहते हैं, आरिवास में होता भी है तो बहुत रेयर चांस रहता है, इसलिए एक्सेप्ट में ए को निकालेंगे अपन, सॉरी। नेक्स्ट देखिएगा, एमएमआर वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एक्सेप्ट। एमआर वैक्सीन कहां कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, एक्सेप्ट पूछा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आरिवास में, ड्यूरिंग लैक्टेशन, एग एलर्जी पेशेंट में, या नॉर्मल चिल्ड्रन में। तो नॉर्मल चिल्ड्रन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है, आरिवास में। बाकी इसमें इन तीनों, एग एलर्जी में, प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन के दौरान एमएमआर वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, पर नॉर्मल बच्चे को तो दे सकते हैं। यस, सो डी इज द आंसर। क्वेश्चन को समझे? एमआर वैक्सीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब किसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है, तो नॉर्मल बच्चों में नहीं है, बाकी एग एलर्जी में, ड्यूरिंग लैक्टेशन में और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा आपको। नेक्स्ट, डी इज द राइट आंसर। सेकेंड डोज ऑफ एमएमआर शुड गिवन एट एज। सेकेंड डोज कब दोगे एमएमआर की? पहले तो 12 मंथ पे दे रहे हो, सेकेंड डोज आप जो देते हो एमएमआर की, दैट इज 4 to 6 ईयर पे। कंबाइंड वैक्सीन आता है, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ नेशनल इम्यूनिटी शेड्यूल। यस, और मीजल्स की सेकेंड डोज आपको बूस्टर डोज देनी है तो 16 से 18 मंथ पे, ध्यान रखना। इंडोमेथासिन इज ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ, किस केस में इंडोमेथासिन ड्रग ऑफ चॉइस रहता है? इंडोमेथासिन जो आपने पढ़ाओगे एक एनएसएआईडी है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है बेटा। और ये जो एनएसएआईडी है, दैट इज ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। जो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस वो किस किस के बीच में? आर्को पायोटा पल्मोनरी आर्टरी के बीच में पाया जाता है, जिसकी फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग 5 मिनट से लेकर 24 आवर्स में होती है, और एटॉमिक क्लोजिंग 1 से 3 महीने में होती है। अगर वो जन्म के बाद फिजियोलॉजिकली ओपन रहे, इसकी वजह से हाई प्रेशर ऑक्सीजनल ब्लड डिऑक्सीजनल ब्लड में मिक्स होगा, पल्मोनरी ओडिमा होगा, पल्मोनरी कंजेशन होगा, पल्मोनरी ओवरलोड होगा, पल्मोनरी आउटफ्लो बढ़ेगा, पल्मोनरी ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, उसी को अपन क्या बोलते हैं? पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। और इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या मानी जाती है? इंडोमेथासिन बच्चों। यस, चले आगे। नेक्स्ट, साल्ट एंड पेपर रेटिनोपैथी सीन इन, बताइए। साल्ट एंड पेपर रेटिनोपैथी, यानी रेटिना पे साल्ट और काली मिर्च, पेपर का मतलब होता है काली मिर्च। काली मिर्च, काली मिर्च इतनी काली होती है तो भी इतनी महंगी, अगर सफेद होती तो पता नहीं कितनी महंगी होती। अरे बात में बच्चों, एकता, इसके लिए आपको एसएनए का बेटा रेगुलर बेस ज्वाइन करो। आपको एक ही तरफ से पहले सेल पढ़ना है, फिर टिश्यू पढ़ना, फिर ब्लड पढ़ना, फिर कार्डियक पढ़ना, फिर जीआईटी पढ़ना है, फिर एंडो, रीनल और नर्वस पढ़ना, फिर जीआईटी, रेस्पिरेटरी, फिर आईईएनटी, मस्कुलो, और ऐसे ऐसे सिस्टम से पढ़ना पड़ता है एमएसएन का। तो पूरा आपको एक अच्छा थ्योरी बेस से पढ़ना पड़ेगा।
जिसमें क्लासें ऐसे जमी होगी कि कैसे पढ़ना सारा टीचर आपको बताए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। एमएसएन बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको, बट पढ़ सकते हो, बहुत आसान है अगर आपको इंटरेस्ट आने लगा तो बेटा। चलिएगा, बताइए साल्ट एंड पेपर। तो ये जो साल्ट एंड पेपर ये सभी बीमारियों में देखने को मिलती है, ब्लूम सिंड्रोम में, कंजेनाइटल सिफिलिस में, सीआरएस में, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम में, सब में देखने को मिलता है। ये जो टॉपिक है दैट इज रूबेला का टॉपिक है, इसको अपन कंटिन्यू करेंगे बेटा कल। तो इसी तरह की अगर आपको धमाकेदार क्लासेस चाहिए, उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी।